ओके। तो दोस्तों, आज जो ये अपना सेशन है व्यापम सब इंजीनियर के लिए स्पेशली, कि अगर आप लोग अभी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हैं, सिक्स्थ के अंदर हैं, या कि किसी मतलब स्थान पर भी स्टे कर रहे हैं, कभी अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है या कि अभी आप रनिंग पर है, ठीक है, तो एक व्यापम सब इंजीनियर की अगर आप फोकस्ड कर रहे हो कि व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम को आप फोकस्ड करके तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, है ना। मतलब उसका सिलेबस पैटर्न क्या है एकदम शुरुआत से। अगर आपको भी व्यापम का कुछ भी नहीं पता, आपको उसके एग्जाम का थोड़ी भी आइडिया नहीं है कि उसका एग्जाम किस तरीके से आता है, उसका मॉडरेट लेवल क्या है, मतलब एग्जाम का लेवल क्या है, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, हमको कितना पढ़ना है, कहाँ से हमको शुरुआत करनी है तैयारी। जैसे आप अभी अगर -1 लेवल पर भी खड़े हो ना, तो वहां से आपको कंप्लीट तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, आज उन सब पे अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार देखो, व्यापम सब इंजीनियर जैसे अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है ना, और यदि आपने बीटेक भी किया है, तो अभी तक दोनों एलिजिबल रहते थे, पॉलिटेक्निक वाला भी और बीटेक वाला भी। ये एग्जाम के लिए आप तभी एलिजिबल रहेंगे जब आप अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। पहली बात, मतलब ऐसा नहीं है कि यार आप अभी फिफ्थ सेम या सिक्स सेम के अंदर हैं और वैकेंसी आ गई, आपका भी सिक्स सेमेस्टर नहीं हुआ है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल, ऐसा नहीं है। मतलब यदि आपके पास अपना डिप्लोमा आ चुका है तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा डाउट ये रहता है कि भैया पॉलिटेक्निक वाले एलिजिबल है कि बीटेक वाले एलिजिबल है, तो इसके अंदर दोनों एलिजिबल है, पॉलिटेक्निक वाले भी और बीटेक वाले भी। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि यार भैया सिर्फ एमपी के अंदर के एलिजिबल है कि एमपी के बाहर के भी। अभी कुछ दिन पहले शिवराज सिंह जी ने कहा था कि यार अब जो भी वैकेंसी आएंगी मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें के अंदर सिर्फ एमपी के स्टूडेंट ही भाग ले पाएंगे, लेकिन ये अभी तक अप्लाई नहीं किया गया एमपी के अंदर, ठीक है। जैसे अभी एमपी पुलिस की आई तो काफी सारे आसपास के स्टेट के जैसे उत्तर प्रदेश के, बिहार के स्टूडेंट्स ने फॉर्म को फिलअप किया था। ऐसे ही मध्य प्रदेश व्यापम के अंदर जो वैकेंसी आई है पिछली बार, उसके अंदर भी काफी सारे आसपास के स्टूडेंट्स ने फॉर्म को फिलअप किया था, ठीक है। तो तीसरा डाउट ये रहता है कि अगर आप बाहर से हो तो फिलहाल अभी तो ये कह सकते हैं कि यदि आप अन्य राज्यों से भी हो तो भी मध्य प्रदेश के अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अंतर इतना रहेगा कि आप यदि मान लीजिए एसटी कैटेगरी से हैं तो भी आप मध्य प्रदेश के अंदर यदि फॉर्म भरने के लिए आएंगे, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपकी कैटेगरी एसटी लगती है, तो आप यदि मध्य प्रदेश के अंदर आएंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो आप एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट किए जाएंगे। आपका यहाँ जो रिजर्वेशन आपकी स्टेट में मिला हुआ है वो काउंट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। ये एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के, जो मैंने अभी तक मतलब समझे हैं। आज उन क्वेश्चन को सारा अपन देख लेंगे। इस वीडियो के बाद आपको व्यापम सब इंजीनियर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अब तैयारी स्टार्ट कैसे करें, इसका पैटर्न कैसा है, कितने एग्जाम होते हैं। तो देखो, व्यापम सब इंजीनियर जो है, पहली चीज तो समझ लेते हैं कि इसकी पोस्टिंग क्या है और पोस्ट क्या है। तो ये एज ए जूनियर इंजीनियर आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है, या कि उसे अपन सब इंजीनियर बोल सकते हैं। मतलब असिस्टेंट इंजीनियर के नीचे सब इंजीनियर पोस्टिंग कहाँ होती है, तो आपके जैसे आप जहाँ भी आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, जैसे वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट मतलब जैसे जो एक कोटा वगैरह जानते हो ना, जहाँ जहाँ गल्ला दिया जाता है राशन वगैरह, ठीक है, बीपीएल कार्ड में। तो वो जो गल्ला स्टोर किया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े लेवल पर, या जहाँ सोसाइटी से जहाँ खरीदारी होके सोसाइटी से जब गल्ला खरीद होकर के जहाँ स्टोर करते हैं, तो उनको बोलते हैं वेयर हाउस। तो उनके देखभाल, उनका मैनेजमेंट, उनको बनाया कैसे जाएगा, जैसे जो स्टेक बनाए जाते हैं जिनके ऊपर वो स्टोर किया जाता है, वो कैसे, इन सब के लिए एक सब इंजीनियर का डिपार्टमेंट होता है, वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट। हाउसिंग जल बोर्ड डिपार्टमेंट है। हाउसिंग जल बोर्ड डिपेंड ये करता है कि आपके शहर के अंदर पानी किस तरीके से सप्लाई हो रही है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि जैसे आप आपके शहर के अंदर कुछ छोटा मोटा कार्य की, कोई मान लीजिए शहर के अंदर कोई रोड बनानी है छोटी सी, कोई नाली बनानी है, कोई सीवर लाइन बनानी है, कोई छोटा सा कोई नदी जा रही है वहाँ पे कोई ब्रिज बनाना है, तो ये सब जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है वो पीडब्ल्यूडी करती है। या कि मान लीजिए किसी के लिए ऑफिस बनाना है, मान लीजिए कोई सरकारी रूम बनाना है देने के लिए, मतलब सरकारी जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके लिए, सरकारी जो एम्प्लॉई है उनके लिए कोई रूम बनाना, तो ये सारा जो काम है ये करती है आपकी पीडब्ल्यूडी, पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। वहां भी एक सब इंजीनियर होता है। जैसे आप अगर यहाँ ज्वाइनिंग करेंगे तो आपसे एक प्रेफरेंस पूछा जाएगा, भैया मैं आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। जैसे आपने बोला कि मुझे पीडब्ल्यूडी चूज करना है पहले पे, दूसरे पे आप चूज कर सकते हो जैसे वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट, ठीक है, या इरिगेशन डिपार्टमेंट। जैसे इरिगेशन के अंदर ऐसा होता है ना, जैसे मान लेता हूँ आपके आसपास कोई बड़ा सा डैम है, अब उस डैम से कैनाल निकाल के आपको पानी सप्लाई करनी है, कैनाल के थ्रू। कैनाल बोले तो एक रास्ता है, एक नाली टाइप का, एक बड़ा सा नाला है जहां से पानी आपको दिया जाएगा कि आप अपने इधर सिंचाई कर पाओ, तो होता है आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट। वहां ज्वाइन करके आप ये सीख पाओगे कि कैसे आप इरिगेट करोगे आसपास के, है ना, मतलब किस तरीके से कैनाल की डिजाइनिंग की जाएगी। तो ऐसे करके 4-5 डिपार्टमेंट है जहां आपकी एमपी व्यापम सब इंजीनियर के थ्रू एज आ सब इंजीनियर पोस्टिंग होगी, ठीक है भाई। यहाँ तक सबके डाउट क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं, आवाज आवाज। हाँ, ये एक बेसिक बेसिक डाउट जो सबके,
सबके मन पे आते हैं, ठीक है। तो मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि इसके बाद आपका कोई डाउट और ना बचे, क्लियर ना। तो इन डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। आप बोलोगे भैया ये कितने ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। तो ये जो आपकी इनिशियल ग्रेड पे रहती है, मतलब अगर आप जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो 2200 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। मतलब आपकी सैलरी जाकर के फर्स्ट महीने में अगर आप ज्वाइन करते हो तो 25 से 28 हजार रुपए बनती है, ठीक है। और उसके अंदर जो इंसेंटिव दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे आपको रूम के लिए, है ना, रूम के लिए इंसेंटिव मिलता है। अगर आप सरकारी काम से, जैसे मालिक बोला गया आपको चेकअप के लिए चाहिए या इंस्पेक्शन के लिए जाइए किसी साइड का, तो वहाँ का जो आने जाने का आपका चार्जेस होगा वो सारी गवर्नमेंट वहन करती है। तो इतना आपको सुविधाएं दी जाती है, क्लियर बात। इसके बाद अब बात आती है कि इसकी पोस्टिंग कैसे होती है। पोस्टिंग हो गई आपकी, जैसे आपने ज्वाइन कर लिया, अभी एग्जाम की बात करेंगे, बस अभी समझिए मोटी मोटी बात। इसके बाद दूसरी चीज ये कि यार जैसे अब इसके बाद इसमें जॉब का आगे का प्रमोशन का क्या है, तो इसके ऊपर अगर आप 5 से 7 साल रह गए, और डिपेंड करेगी आपकी कैटेगरी के ऊपर। यदि मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने 5 से 7 साल काम कर लिया, तो आपका प्रमोशन एज ए असिस्टेंट इंजीनियर इसके ऊपर वाले पोस्ट पर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जीक्यूटिव होता है, आगे चल के ऐसे प्रमोशन होता जाता है, लेकिन वो एक प्रमोशन के लिए एक लंबा टाइम आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गई बात। इसके बाद, ठीक है, ये तो मोटी मोटी बात होगी। यहाँ तक आई थिंक मेरे को इसकी मेरे हिसाब से आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। एक पक्की गवर्नमेंट जॉब है जो कि अच्छा, और ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये अंडर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर आएगी, इसमें सेंट्रल का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रल के अंदर जो जेई की वैकेंसी आती है वो होती है एसएससी जेई के थ्रू, एसएससी जेई कंडक्ट कराता है। मध्य प्रदेश अपना जो सब इंजीनियर कंडक्ट कराता है वो व्यापम के थ्रू करवाता है, व्यापम सब इंजीनियर का। ऐसे उत्तर प्रदेश करवाता है अपनी स्टेट का तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई, ऐसे राजस्थान तो राजस्थान जेई, पंजाब तो पंजाब जेई, उत्तराखंड तो यूकेएससी यानी उत्तराखंड सब इंजीनियर की वैकेंसी आती है। ऐसे ही कि हर राज्य का हरियाणा जेई है ना, जैसे जम्मू कश्मीर जेई, हर स्टेट अपना अपना जेई रखते हैं, ऐसे ही। और जो अगर पूरे इंडिया लेवल पे बात करें तो होता है आपका एसएससी जेई। एसएससी जेई का जो लेवल होता है वो पूरे इंडिया लेवल पर होता है, तो उसका जो लेवल होता है एज कम्पेयर टू जो स्टेट जेई है ना, जितने भी स्टेट के अंदर खुद के जो जेई होते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, उनसे थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं अपन फोकस्ड होकर के एमपी व्यापम सब इंजीनियर की, ठीक है। एमपी व्यापम सब इंजीनियर में सेलेक्ट होने के लिए पहली योग्यता आपकी ये है, या कि फॉर्म फिलअप के लिए पहली योग्यता ये है कि आपकी जो डिग्री डिप्लोमा यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ठीक है, वो होना चाहिए 3 वर्ष का कंप्लीट पॉलिटेक्निक। कंप्लीट मैं बोल रहा हूँ, कंप्लीट मतलब आपका रिजल्ट आ चुका है तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। दूसरी बात, आपने अगर बीटेक भी किया है तो भी भर पाओगे, अदर स्टेट से तो भी फिलअप कर पाओगे। ये तो मोटी बात हो गई। अब इसके बाद इसकी एग्जाम पैटर्न कैसा है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है ये आपका केवल एक एग्जाम होता है। एक एग्जाम मतलब एक ही एग्जाम होगा। अगर आपकी उसके अंदर मेरिट लग गई, मान लीजिए 50 पोस्ट है और पूरे इंडिया एमपी के अंदर से, पूरे इंडिया के अंदर से 50,000 लोगों ने फॉर्म भरा, तो अगर आप उस अंडर 50 में आए, मतलब सबसे अधिक 50 नंबर पाने वाले स्टूडेंट है, तो आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ऐसा सिंपल सा सिद्धांत है। एक स्टेप होता है, मतलब आपको केवल एक पेपर के आधार पर सिलेक्शन मिलेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद आपका मेडिकल होता है। इन तीनों के अंदर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका डायरेक्टली ज्वाइनिंग हो जाती है। आपको किसी प्रकार का इसमें इंटरव्यू नहीं देना होगा, इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू जितने ग्रेड 2 के जॉब है या ग्रेड 3 के, ये आपकी ग्रेड 3 की जॉब कहलाती है। ग्रेड 2 की कहलाती है एसएससी जेई, और ग्रेड ए में कुछ आईईएस ऑफिसर टाइप के लोग आते हैं, ठीक है, जो कि यूपीएससी वगैरह से जाते हैं। ये जो एक आपकी ग्रेड 3 की जॉब होती है। क्लियर बात यहाँ तक। अब चलते हैं अपन कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो है आपका 200 नंबर का केवल एक पेपर। टाइम रहती है आपके पास 3 घंटे। 200 नंबर का एक पेपर, ठीक है, 200 नंबर का कोई केवल एक पेपर होगा। टाइम है आपके पास 3 घंटे का, ठीक है। पेपर जो है तो दोनों मीडियम में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी। दोनों लैंग्वेज में आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है दे सकते हैं, ठीक है। 200 नंबर का 3 घंटे के अंदर। इस 200 नंबर के अंदर दो पार्ट में डिवाइड करके रहता है सिलेबस। 100 नंबर का आपका सिविल इंजीनियरिंग से टेक्निकल पोर्शन, ठीक है, और 100 नंबर का आपका सिविल नॉन टेक्निकल पोर्शन, ठीक है। 100 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन, 100 नंबर का टेक्निकल, 100 नंबर का नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के अंदर आपने जैसे सिविल इंजीनियरिंग किया है ना, तो सिविल इंजीनियरिंग से 100 नंबर का आएगा। नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपके 7 सब्जेक्ट रहते हैं नॉन टेक्निकल के अंदर। जैसे पहला रहता है आपका हिंदी, जो कि आती है 15 नंबर की। दूसरा रहता है आपका इंग्लिश, ठीक है। फिर रहता है आपका साइंस। साइंस के अंदर आपके तीनों चीजें आ जाती हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। ये तीनों चीजें आ जाएंगी, 4 4 5 5 नंबर की बिलोंग करती हैं। चौथे नंबर पे आता है आपका कंप्यूटर। फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके। जीके के अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी
ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। ये जनरल अवेयरनेस के टॉपिक है। फिर 5वां नंबर आप 6वां नंबर पे आपका टॉपिक है जनरल साइंस हो चुका है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस। ओके, और क्या रहेगा, और देखेंगे, और भी 2 सब्जेक्ट और रहते हैं, 7 रहते हैं। हाँ, मैथ और रीजनिंग। ओके, मैथ और रीजनिंग, मैथ और 7th नंबर पे आपकी रीजनिंग। ओके, मैथ और रीजनिंग। अब इनका वेटेज कैसे रहता है, ठीक है, जैसे हिंदी हाँ, मैथ में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, जैसे सिमिलरिटी हो गई आपका, डिफरेंशिएशन हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, है ना, ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट, पूरे 10 टॉपिक है यहाँ से, ठीक है। तो हर टॉपिक से एक एक नंबर के क्वेश्चन। रीजनिंग के अंदर बहुत सारे, रीजनिंग में सिर्फ 10 टॉपिक है, 10 से 12 टॉपिक है, वहां से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन। अभी टॉपिक कौन कौन से जब अपन एकदम डिटेल में एनालिसिस करेंगे ना, तब आपको बताएंगे। अभी आपसे मैं अपने को नाम बता रहे हैं, ठीक है। मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर हर टॉपिक से आपके 14-14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 14 नंबर की इंग्लिश, 14 नंबर का साइंस, 14 नंबर का कंप्यूटर, 14 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 14 नंबर की मैथ, ठीक है, और 14 नंबर का आपका रीजनिंग, ठीक है। 14 पंचे 70, और ये दो आते हैं 15-15 नंबर के, एक हिंदी 15 की और एक जनरल अवेयरनेस 15 का, ठीक है। 15 दूना 30 और 14 सत्ते 14 पंचे 70, मैंने टोटल 100 नंबर की हो गया आपका। कभी कभी 1-2 नंबर आगे पीछे वेरी कर जाता है, किस सब्जेक्ट से 12 14 16 का पूछ लिया, किसी से 14 का पूछ लिया, ये वेरी करता रहता है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। अब बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल पोर्शन की। ये जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप पहले सेमेस्टर से लेकर के, ये आप जो आज मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, आपको क्लियर दिख रहा है क्या, आज एकदम क्लियर ना, ठीक है। देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, अभी घबराइए मत, आपको ये आज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एक कंप्लीट एक्सेल फॉर्म पे पीडीएफ मिलेगा, जिसके अंदर सारी डिटेल में लिखी हुई चीजें, ठीक है, कैसे करनी तैयारी। अभी अपन स्क्रीन शेयर करके पीडीएफ की बात करेंगे, ठीक है। अभी एक यहाँ पे समझ लेते हैं, तो ये हो गया अभी जो 100 नंबर का आपका टेक्निकल पोर्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि ये 7 सब्जेक्ट है ना, ये 7 सब्जेक्ट है। पेपर का लेवल इजी है, लेकिन सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, तो हम लोग ज्यादा अगर पढ़ने लग गए ना, तो आप पढ़ते रह जाओ, क्योंकि फिर डुबकी लगाते रह जाओगे, समुद्र जैसे सिलेबस है। तो आपको एकदम फोकस्ड पढ़ना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा, और वो एनालिसिस कहाँ हम बताएंगे कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि 100 नंबर का टेक्निकल पोर्शन है, इस टेक्निकल पोर्शन के अंदर आपके सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक पढ़ोगे, यहाँ तक कि अप्लाइड मैकेनिक्स आपने पढ़ लिया ना, उससे भी क्वेश्चन 2-3 नंबर के आते हैं। देन इसके बाद अभी आप आगे चल रहे तो फ्लूइड मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल और सर्वे तो हो गया, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वे, सोम, सॉइल, आरसीसी, इरिगेशन, स्टील और स्ट्रक्चर, और डब्ल्यूओ यानी कि वर्क ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से भी आते हैं। ऐसे करके आपके 16 से 17 सब्जेक्ट हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये 16 से 17 सब्जेक्ट से पूरे आपको उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ 5 से 7 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है जहां से आपके 80% क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 से 7। वो 5 से 7 कौन, जैसे सर्वे हो गया, सोम हो गया, सॉइल हो गया, आरसीसी हो गई, स्टील हो गई, और इरिगेशन हो गया, पीएचई हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपके 7 से 8 सब्जेक्ट, यहाँ से आपके 80 से 85% आएंगे। बाकी जो बच गए, जैसे आपका कुछ माइनर टॉपिक, जैसे वर्क ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से 1-2 क्वेश्चन आ गया, 1-2 क्वेश्चन अप्लाइड मैकेनिक्स से आ गया, 1-2 क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट से आ गया। तो उन सब्जेक्ट को थोड़ा सा अपने को एकदम फोकस्ड होकर पढ़ना है, कि एनालिसिस करना है पिछले 5 सालों का। पिछले 5 सालों का पेपर आपको कहाँ मिलेगा, तो पिछले 5 सालों का जो पेपर है ना, वो मिलेगा हमारे द सिविल पॉइंट के प्राइवेट ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के नीचे। द सिविल पॉइंट का एक प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है, फेसबुक ग्रुप है, जिसके अंदर आपको पूरा पूरा व्यापम सब इंजीनियर का कंप्लीट आज से 5 साल पहले तक का, ठीक है, 5 साल पहले तक के जितने टेक्निकल पेपर हुए वो सारे टेक्निकल पेपर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब इनको एनालिसिस करना पड़ेगा पहले कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। वो आप न करिए, वो हम लोग आपके लिए, हम लोगों ने मेहनत ऑलरेडी कर रखी है, जो आपको अभी एक्सेल शीट के अंदर देखने को मिलेगी। पिछले 5 सालों के पेपर को एनालिसिस करके कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, उन सभी का एवरेज कितना है, वो सभी हम लोगों ने निकाल करके रखा हुआ है, अभी आपको इसके अंदर दिखा देंगे, ठीक है। तो आपके लिए हम लोगों ने मेहनत ऑलरेडी कर रखी है, तो यहाँ से आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया कि यार ऐसे 8 या 10 सब्जेक्ट हैं जिनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, तभी आप एग्जाम में दे सकते हो। आप पूछोगे भैया लेवल क्या रहता है इसका, तो लेवल दोस्तों आपको, जैसे आप मैंने आपको से मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, कि आपने पढ़ा कोई सब्जेक्ट, ठीक है, आपने कोई सब्जेक्ट मान लीजिए आपने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जितने टॉपिक उसके अंदर दिए गए हैं मोस्टली सारे ही कवर कर देते हैं, चाहे ब्रिक ले लो, सीमेंट ले लो, कंक्रीट टेक्नोलॉजी ले लो, ठीक है, और आपका रबर वाला मटेरियल यानी कि पॉलीमर वाला चैप्टर हो गया आपका, एग्रीगेट मटेरियल हो गया आपका, सीमेंट वाला हो गया, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं आपका, रॉक्स हो गए, बिल्डिंग स्टोन्स हो गए, जितने भी टॉपिक है वो सारा ले लेता है, यहाँ तक कि स्टील, ग्लास तक मैंने कांच का भी बारे में पढ़ा दिया, सब कुछ है, कोई टॉपिक छोटा नहीं, टिम्बर उम्बर सब कुछ, तो सारे आपने पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ने के बाद आपको करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
अब इंपॉर्टेंट ये है ना कि देखो ये पेपर ऐसा है कि कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है इसका, बस सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है कि भाई साहब ये सब्जेक्ट का नाम है और कहीं से भी क्वेश्चन फेंक रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन फेंक रहा है, तो पढ़ना तो हमको सभी पड़ेगा, है कि नहीं। अपन तो कोई चीज स्किप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपका एसएससी जेई की बात करो तो एसएससी जेई का एक फिक्स पैटर्न है। एसएससी जेई अगर मान ले देखें तो एसएससी जेई का फिक्स है भाई साहब, अगर उसको सोम के अंदर से पूछना है तो सोम का यही टॉपिक उसके लिए फेवरेट है, सोम का पूछेगा तो वो पहला टॉपिक से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पूछेगा, ये बिल्डिंग मटेरियल एसएफडी बीएमडी का तो यही टॉपिक पूछेगा, उसका मतलब एक रेंज है, वहां से आप पढ़ सकते हो। लेकिन व्यापम सब इंजीनियर को कोई फिक्स रेंज नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन फेंक रहा है। तो इसके लिए हमको क्या है कि अपन कॉन्सेप्ट पकड़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ती है। वो अपन कैसे करें, तो देखिए वो अपन करने के लिए कुछ बुक्स फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पूरा सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट कवर कर लिए, चैप्टर कवर कर लिए, मान लीजिए आपने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ लिया, सारे सब्जेक्ट अच्छे सिलेबस कवर कर लिया, अब आपको करनी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, और क्वेश्चन वो क्वेश्चन चाहिए जो कि पहले व्यापम में आए हुए हैं या व्यापम के लेवल के अन्य एग्जाम में आए हुए हैं। आपका मतलब लेवल मैच करना चाहिए ना उन लोगों से। तो ऐसे कौन से एग्जाम है, तो ऐसे भारत के अंदर जितने भी सब इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सब इंजीनियर यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी, चाहे राजस्थान, चाहिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, जितने भी होते हैं, उन सभी एग्जाम के जो जेई के एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन आपको चाहिए, और वो आप प्रैक्टिस करो, तो आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी कि दोस्त जो मैंने ये अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर टॉपिक पढ़ा है, ये बिल्डिंग मटेरियल के अंदर मैंने टॉपिक पढ़ा है, उससे मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि आपको तैयारी करने के बाद, तैयारी बोले तो आपको अगर अपनी सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ, अब जैसे मान लीजिए आपने बिल्डिंग मटेरियल के अंदर स्टोन टॉपिक पढ़ा, अब स्टोन टॉपिक का पूरे इंडिया लेवल पर ऐसा कौन सा बुक है जो कि ये बताए कि भाई साहब इस एग्जाम के लिए, इस उत्तराखंड जेई हो गया, जम्मू कश्मीर जेई है कि और जो अदर सब इंजीनियर हैं उनके क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, तो ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए स्पेशली बुक है, बुक जैसे यूथ कंपटीशन टाइम, ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड, ये जो दो बुक आती हैं ये स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यापम सब इंजीनियर के लिए। इसके अंदर कम से कम 18,000 क्वेश्चन का संकलन है, 16 से 17,000 क्वेश्चन दोनों बुक मिलाकर के। पूरे इंडिया के अंदर जितने सब इंजीनियर होते हैं, एसएससी जेई का भी क्वेश्चन है, ईजी और लेवल का गेट का भी क्वेश्चन है, आईईएस का भी क्वेश्चन है, जितने सब इंजीनियर होते हैं वो तो है ही, डीएमआरसी यानी रेलवे, दिल्ली मेट्रो रेलवे का भी है, आरआरबी जेई का भी है, और आपका व्यापम सब इंजीनियर का तो है ही। मतलब जितने सब इंजीनियर प्लस एसएससी जेई, डीएमआरसी, डीएफसीसीआईएल और जितने एग्जाम होते हैं जेई के, जितने भी एग्जाम एमपी इंडिया के अंदर होते हैं, उन सभी एग्जामों का संकलन है इस यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के अंदर। और इसके अंदर अब ये दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है। यदि मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी वाली ले सकते हैं, यदि आप मान लीजिए इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश वाली ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश वाली ही लीजिए, क्योंकि जो भी आपको पढ़ाएगा टीचर वो आपको एज ए इंग्लिश ही एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि दोस्तों टेक्निकल हिंदी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो हिंदी कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं सारी चीजें लिखता हिंदी इंग्लिश में ही हूँ ना, तो इंग्लिश से ही आपको लेना है बुक्स, आपको ये वाली इंग्लिश वाली लेनी है। और इसके अंदर 2 फार्मूला चार्ट भी आते हैं, जिसके अंदर पूरा फार्मूला चार्ट कवर रहता है, तो आप कम टाइम के अंदर लास्ट में आपका 2 दिन पेपर बचा 3-4 बार उस फार्मूला चार्ट को रिवाइज करके, मतलब एक बहुत अच्छी बुक है। रिव्यू मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ बुक को देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये है आपकी बुक का स्ट्रेटजी। पढ़ना कैसे, पहला तो आपको अपने कोचिंग के नोट्स, जैसे कहीं भी आप कोचिंग कर रहे हो सारे कोचिंग के नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर आप इसको डेडिकेटली करते हो ना, डेडिकेटली करते हो तो ये आपसे लगभग 6 से 7 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। अगर आप पर डे के 3 घंटे की क्लास ले रहे हो तो ये 6 से 7 महीने का कोर्स है, कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक, ठीक है। और इस तरीके से आपका टेक्निकल पोर्शन कवर हो जाएगा, और इसके बाद आपको क्वेश्चन करने हैं। अब मान लीजिए आप एकदम कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आपने यूथ कंपटीशन टाइम 2 बार कर लिया है, गजब लेवल की तैयारी आपकी चल रही है, आपने यूथ कंपटीशन टाइम 2 बार कंप्लीट कर लिया है, तो ये 2 बार करने के बाद आपका जो अगला होगा वो अगला स्टेप क्या होगा, ये 2 बार करने के बाद आपका अगला स्टेप होगा कि आप थोड़ा सा और हायर लेवल क्वेश्चन करो, क्योंकि हर साल पेपर का लेवल इंक्रीज होता है। जैसे इस बार व्यापम सब इंजीनियर का जो लेवल था वो थोड़ा सा पिछले लेवल के अपेक्षा थोड़ा सा इंक्रीज था, थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा ऐड किया गया था, वो थोड़ा सा कॉपी करता है एसएससी जेई के लेवल को। तो अब क्या करोगे, आपका अगला टारगेट होगा एसएससी जेई के क्वेश्चंस को करना, एसएससी जेई के जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन को करना। फिर अगर कर सकते हो थोड़ा सा गेट लेवल के क्वेश्चन, गेट के जो इजी वाले क्वेश्चन उनको करना, क्योंकि आपने की कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने कोचिंग में जो सारे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ लिए तो आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बस आपको क्वेश्चन करने कॉन्सेप्ट को यूज करके। और मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट तभी आपके काम आएंगे, कॉन्सेप्ट में तभी आपकी पकड़ बनेगी जब आप मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस करोगे, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस लगाओगे, तभी आपकी कॉन्सेप्ट में और ज्यादा पकड़ बनेगी, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई, टेक्निकल पोर्शन का ये पार्ट हो गया आपका क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक टेक्निकल पोर्शन में किसी को, बताइए और बताइए प्रदीप जी, कोई दिक्कत नहीं ना, सारा पैटर्न समझ में आ रहा है व्यापम का क्या कैसा है? ओके, बढ़िया, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना भाई साहब, अपने को तैयारी ये करनी है, ऐसे करनी है, ठीक है ना।
हाँ हाँ, माइनस मार्किंग की बात, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अभी आपके लास्ट में क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, 5-10 मिनट आपको मैं क्वेश्चन पूछने को दूंगा कि आपके मन में क्या डाउट है, ताकि जो एज ए स्टूडेंट ये वीडियो जाए यूट्यूब पर तो उनको भी कोई डाउट ना रहना चाहिए। तो आपके भी लास्ट में अपन देंगे टाइम। ठीक है, तो हाँ, माइनस मार्किंग किसी प्रकार की नहीं रहती है। इसका जो कट ऑफ जाता है इस बार के 150 कट ऑफ है, 200 में से 150 वाले का सिलेक्शन हो गया है, जबकि पोस्ट इतनी कम थी, 150 केवल 52 पोस्ट थी, तो जाकर के हो गया है। तो मतलब आप मान सकते हो कि इसका जो कट ऑफ है 160 से लेकर 150 के बीच वेरी करता है जनरल कैटेगरी की। ठीक है, किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं, मतलब आप 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल पोर्सन। टेक्निकल तो ठीक है अपन पढ़ लेते हैं, ये जो नॉन टेक्निकल में इतना वास्ट सिलेबस है ना कि हमको आइडिया नहीं हिंदी के अंदर अपन पढ़ना क्या है, क्योंकि हिंदी हम लोगों ने 10th के अंदर छोड़ी थी, फिर आज तक उठाई नहीं, 12th के अंदर छोड़ी थी। ठीक है, 12th के बाद आज तक छुई नहीं कि संधि क्या है, समास क्या है। यहाँ से भी आते हैं संधि से एक क्वेश्चन, समास से एक क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है, मुहावरे, लोकोक्तियां, जो है ये सब कुछ आते हैं इसके अंदर। ठीक है, इंग्लिश के अंदर अब इसका सबसे ज्यादा दिक्कत की बात ये है, ये जो हिंदी इंग्लिश का जो ये है ना, अपन एक बार चलो कोई ग्रामर वामर ढूंढ ढूंढ के बुक, जैसे हिंदी की कोई ग्रामर बुक उठा लाए और पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब इसके लिए पढ़ना कितना ये भी है, क्योंकि भाई हिंदी ग्रामर की बुक तो इतनी मोटी भी आती है, इतनी पतली भी आती है, तो आपको कौन सी पढ़नी, इतनी मोटी पढ़ने लग रहे हो तो आप तो पीएचडी कर लोगे हिंदी में, और इसका सिलेबस कर लो फिर भी आपको 15 आएंगे। तो आपको एकदम फोकस्ड पढ़ना है। फोकस मतलब अब वो कैसे पढ़ चलेगा, तो देखो अगर आपके पास ना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जो आपका हथियार है ना, ब्रह्मास्त्र है ना, वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, और उसके बाद सिलेबस है। सिलेबस रखा, सब्जेक्ट देखा हिंदी, अब इसके अंदर यही चीज दिया बस, और कुछ डिटेल में बताया नहीं कुछ, क्या दे दिया, बोल दिया चलो हिंदी है। अब हिंदी में से आपको प्रीवियस ईयर पेपर उतारना है, और उठा करके कम से कम 5 से 7 साल का एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है, पूरा सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, कि अच्छा हिंदी में एक संधि का क्वेश्चन है तो लिखा संधि पिछले, संधि से एक क्वेश्चन, फिर समाज से 2 क्वेश्चन, फिर ये ऐसा करके पूरा बना लिया। अच्छा समाज से 2 आते हैं, फिर इसके बाद ऐसे 5 साल तक एनालिसिस किया, ऐसे 5 साल तक पेपर, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा संधि से जो क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, समाज से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, अशुद्ध वाक्य से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, लोकोक्तियां इतनी आ रही, मुहावरे इतने आ रहे हैं, तो ऐसे करके पूरा आइडिया लग जाएगा आपको। इसके बाद आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फिर तो आप चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपने संधि देखा, संधि से आ रहे, संधि उठाया किसी बुक से, कोई ग्रामर की बुक, और संधि पढ़ लिया, इतने प्रकार की संधि, ये स्वर, जो भी व्यंजन, सब कुछ पढ़ लिया। इसके बाद इंग्लिश की बात करो, सेम चीज इंग्लिश में भी एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, सेम चीज साइंस के अंदर भी एनालिसिस करना पड़ेगा, कंप्यूटर के अंदर भी करना पड़ेगा, और भी जो सब्जेक्ट है सभी के अंदर करना पड़ेगा, ये सारा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एनालिसिस अगर आप खुद करोगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप यदि कहीं ज्वाइन कर लेते हो, जैसे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, तो वो एनालिसिस आपको वो कोचिंग वाला करके दे देगा। वो जो आप मेहनत आपको नहीं करनी, आपको मेहनत अब कहाँ करनी है, आपको मेहनत अब कंटेंट ढूंढने में नहीं करनी, कंटेंट में माहिर बनने में करनी है। ठीक है, कंटेंट को पढ़ने में करनी है, सीखने में करनी है। जैसे अगर आप हमारी कोचिंग पे ये कोर्स एनरोल करोगे तो आपको ये जो एनालिसिस है ना, इसकी पिछले 5 साल मतलब आज से 5 साल पहले 2015 से लेकर 2020 तक की जितने व्यापम के एग्जाम हुए ना, उसके अंदर जितने, अब देखो इसके अंदर क्या है ना, व्यापम लेती है मोस्टली 3 ब्रांच के लिए एग्जाम, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। 3 ब्रांच के लिए आती है। तो यार हमारे पास पता है ये नॉन टेक्निकल पोर्सन है, तीनों का सेम रहता है, चाहे आप सिविल की बात करो, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करो, चाहे मैकेनिकल की, वो पेपर सेम रहता है सबका, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास काफी सारे पेपर अवेलेबल हो जाते हैं इन सबके। तो हमारे पास आज तक एक साल में अगर तीनों ब्रांच मिलाकर करें तो 5 पेपर हुए हैं। ठीक है, लगभग 4 पेपर, एक साल में 4 पेपर हुए तीनों ब्रांच मिला के, माने एक साल के अंदर 12 पेपर होते हैं, तो 5 साल के अंदर अपने पास 60 पेपर है। ठीक है, नॉन टेक्निकल के 60 पेपर हैं, और ये जो 60 पेपर है, अगर एक पेपर में 100 क्वेश्चन नॉन टेक के आ रहे, मतलब हमारे पास इसके 6000 नॉन टेक के क्वेश्चन है। अब इस 6000 नॉन टेक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है कि हिंदी से इस साल इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, अगले साल इस चैप्टर से कितने, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि हिंदी में कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संधि से 5 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, हर साल 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब संधि आपको ज्यादा पढ़नी है। तो ऐसा ही गहन एनालिसिस करना है, और ये एनालिसिस आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। 8 से 10 दिनों के अंदर इसकी एक डिजिटल बुक ही आ रही है जो हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये कंप्लीट अपना हर सब्जेक्ट का, हिंदी का, इंग्लिश का, ये 5 साल का पूरा पेपर का एनालिसिस करके चैप्टर वाइज आपको करके दे देंगे, ताकि आपको बिल्कुल मेहनत न करनी पड़े। आप देखो ये सारी चीजें पता है आपको, फॉर्मेट पता है, जैसे अभी अपन टेक्निकल का भी दे देंगे आपको। ठीक है, तो लिंक भी ले दीजिएगा। लेकिन ये जो आपको नॉन टेक्निकल पोर्सन का है, नॉन टेक्निकल पोर्सन का एनालिसिस चल रहा है कंप्लीट एक बुक विथ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा, कोई एनालिसिस नहीं करनी, बस पढ़ना है। अब वो करने के बाद जैसे अपन ने करके आपको दे दिया, ठीक है, आपने वो पीडीएफ देखा, चलिए ठीक है, ये तो आप बुक भी दे देंगे, बुक देखा आपने और उसको देखा कि चलो फर्स्ट चैप्टर है समाज का, समाज से इतने क्वेश्चन आ रहे, पढ़ लिया उसको। इसके बाद क्या यहीं पे रुक जाना है, क्वेश्चन बस से करना नहीं, आपको टॉपिक देखने के बाद स्टार्ट करनी वहां से स्टडी। और वो स्टडी क्या होगी, वो होगी आपकी ग्रामर वाली स्टडी। जैसे हिंदी का तो हिंदी समाज उठाया, समाज पढ़ा ध्यान से, इसके बाद फिर क्वेश्चन किए, उस क्वेश्चन को फिर से किए, मैंने पिछले 5 साल क्वेश्चन किए। तो आपको बुक ढूंढने की जरूरत नहीं है, बुक हम दे देंगे 10 पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन
बुक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपको ढूंढना क्या है, आपको कंटेंट में मेहनत करनी है, ठीक है, पढ़ना है। अब ये पढ़ेगा कैसे? अगर आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो हम लोग सारी चीजें पढ़ा देंगे। इसमें आपको हमारा नॉन टेक बैच रहेगा, पढ़ा देंगे, ये पीडीएफ भी दे देंगे, मतलब इसको कंप्लीट पढ़ाएंगे, कंप्लीट सिलेबस पढ़ा देंगे, ये आपको पीडीएफ दे देंगे यहाँ से, तो आप इसको पढ़ोगे, ये क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। ये पढ़ोगे, ये क्वेश्चन लगाओगे, ये पढ़ोगे, ये क्वेश्चन लगाओगे। हर सब्जेक्ट का ऐसे ही रहेगा, पर डे की 2 क्लास, 2 सब्जेक्ट की क्लास, ऐसा करके सारा सब्जेक्ट कवर कर देंगे। और जो ये लेवल होगा ना, ऐसा नहीं जैसे भाई अब अगर पढ़ने चले तो बायोलॉजी कितना बड़ा सब्जेक्ट, हिस्ट्री पॉलिटी तो वो हिस्ट्री पॉलिटी तो आईएएस लेवल तक पढ़ सकते हो, कितना पढ़ना ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हमको पता चलता है एनालिसिस से कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है हमारे एग्जाम के अंदर। हमको ना तो ज्यादा गहराई पे जाना है, ना तो ज्यादा ऊपर ऊपर रहना है, ठीक है। हमको जस्ट 1 मिनट। ओके, तो लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी रह गई वो क्या रह गई, आपकी टेस्ट सीरीज, ठीक है। जितना करने के बाद आपको लास्ट में क्या ध्यान देना है, टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। अब वो टेस्ट सीरीज अलग अलग कोचिंग की, जैसे टेक्स्ट बुक की हो गई, टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज आता है, और भी ऐसे कई सारे जो कोचिंग्स होते हैं अपना अपना देते हैं। लास्ट में अपन भी आपको टेस्ट सीरीज देंगे, ठीक है। लास्ट में जब आपका सब कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अब बोलोगे भैया सारी चीज तो मुद्दे वैकेंसी की, वैकेंसी कब तक आएगी? तो देखो दोस्तों, जो लोग मेरे 4th सेमेस्टर के अंदर है वो तो वैकेंसी की चिंता करो ही ना, ठीक है। वो लोग टेस्ट सीरीज वगैरह अभी ज्वाइन ना करेंगे, वो लोग सिर्फ शॉर्ट नोट्स तक अपने जाकर सीमित कर लेंगे। जैसे आपने पूरा पढ़ा ना, फिर आप लास्ट में अपने नोट्स बनाए, फिर शॉर्ट नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने सीमित कर लेना और रिवाइज पे फोकस करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, जितनी बार रिवीजन हो सके उस पर फोकस करना है, जब आप फाइनल ईयर क्रॉस कर जाओ। अब इससे होगा क्या, समझिए बात को मेरी। इससे होगा दोस्त मेरी ये कि जैसे आप हर बार डिप्लोमा के सिलेबस में आपके जितने सब्जेक्ट लगेंगे, जैसे अभी अगले सेम आप पे जाओगे तो आपके में लगेगा क्या, आरसीसी लगेगी, ठीक है, या कि क्यूएससी लगेगा। तो ये जो क्यूएससी है, ये आप जब यहीं पढ़ लोगे तो आप जब डिप्लोमा के अंदर पढ़ोगे ना, तो डिप्लोमा के अंदर आप छोड़ के आओगे, मतलब कॉन्सेप्ट तो आपके पहले ही क्लियर है सारे, और इसके बाद आपके डिप्लोमा में भी परसेंट बहुत ज्यादा अच्छे जाएंगे। तो आपका डिप्लोमा भी इससे निकल के अच्छा आएगा, डिप्लोमा अच्छा निकल कर आएगा, प्लस आपकी तैयारी भी शानदार हो रही है, आप बस रिवीजन करते जा रहे हो, तो आपको लास्ट में एक प्रेशर डेवलप नहीं हो कि यार सर लड़के ना सारे क्या होता है, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि निकलने के बाद मान लिया आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ, पॉलिटेक्निक कंप्लीट हुआ, बीटेक कंप्लीट हुआ, भड़बड़ा जाते हैं कि अब क्या करें। कुछ लोग पॉलिटेक्निक वाले तो बीटेक करने ज्वाइन कर चलते हैं, कोई आइडिया नहीं है एग्जाम का क्या करना है, कोई आइडिया नहीं। चलो फॉर्म भर देते हैं, चलो फॉर्म भर देते हैं, देख के आते हैं, ऐसे घूम के आते हैं, जाएंगे थोड़ा बहुत एग्जाम सेंटर के आसपास कोई लोकेशन अच्छी, वहां घूम घाम के आएंगे। तो क्या होगा इससे, इससे होता क्या है कि आपको उनका काफी सारा टाइम वेस्ट होता जाता है। फिर लास्ट में सीरियस कब होते हैं, जब घर से प्रेशर आना स्टार्ट होता है, यार अब तो आप करो कुछ, है ना। फिर सोचेंगे चलो अब तैयारी करते हैं, तो क्या करो तैयारी के लिए, तैयारी के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करो, ठीक है। तैयारी के लिए अब कोई कोचिंग ज्वाइन करो, कोचिंग ज्वाइन करने के लिए अब चलिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब वहाँ 1.5 साल मेहनत कर रहे हो, तो समझ रहे हो, अगर आपकी कॉलेज कंप्लीट हो चुकी है, फिर आप 1 साल की कोचिंग कर रहे हो, तो वो जो आपका माइंडली प्रेशर है ना, प्लस अपने आप अपने पापा मम्मी के पैसे बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि यार एक्स्ट्रा आप 1 साल कहीं पर रह रहे हो, तो मतलब उसका भी जो खर्चे लग रहे हैं, माइंड में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, और प्लस साथ में आपका जो एक्स्ट्रा टाइम 1 साल खत्म हो रहा है अपनी जिंदगी का, वो भी। तो अगर ये तैयारियां आप अपने समय में ही कर लो ना यार, भी आप जैसे 4th सेमेस्टर में हो, आप लोग 6th सेमेस्टर में हो, 6th वाले के पास 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। जो लोग कर चुके हैं, जो लोग निकल चुके हैं, वो लोग भी अब जाग जाएं, वो लोग अब तैयारी शुरू कर दें, जो लोग 4th सेमेस्टर के अंदर है वो लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। तो मतलब जो जहां हो, फोकस्ड आप डिप्लोमा के परसेंटेज पे मत रखो, फोकस आपको रखना है जहां आपको पहुंचना है, ठीक है। छोटी छोटी खुशियों पर नहीं कि आपका डिप्लोमा में 85 सीजीपीए आ गया, 90 सीजीपीए आ गया, कोई मतलब का नहीं है दोस्त। मैं बता रहा हूँ कोई मतलब का नहीं है सीजीपीए, आप उसके पीछे जाओ ही ना, आप सीखने पर जाओ, आपके ऑलरेडी परसेंटेज बनेंगे, सीधी सी बात है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको अभी से सीरियस होकर के लग जाना है। जैसे अभी आप मान लीजिए आपकी में सोम लग रही है, आरसीसी लग रही है, जो लोग दोस्त 6th टाइम पे होंगे उनकी स्टील और क्यूएससी लग रही है, तो आपको क्या करना है, पढ़ तो साथ में रहे हो, इनको भी उस लेवल से ना पढ़ो कि आपको डिप्लोमा का पेपर देना है, उसको इस लेवल से पढ़ो कि आपको देना है किसका एग्जाम, व्यापम का एग्जाम देना है, या जरूर नहीं व्यापम का, अगर आप थोड़ा हाई लेवल देना है एसएससी जेई का भी दे सकते हो, एसएससी जेई का करोगे, एसएससी जेई के बारे में भी बात करेंगे किसी दिन क्लास में, ठीक है। तो एसएससी जेई का भी दे सकते हो। तो जरूर नहीं आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, ठीक है, लेकिन तैयारी शुरू से रखो ताकि आपको टाइम ना लगे एक्स्ट्रा। ये मेरा समझाने का आपको मतलब था, ठीक है ना। तो आई थिंक मैंने सारी चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। अब इसके बाद 5 मिनट में आपके सभी के डाउट लूंगा, फिर मैं चलूंगा आपको स्क्रीन के अंदर लेके, जहां मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन का हमने जो एक एक्सेल शीट तैयार की हुई है, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट का 5 साल का, पिछले 5 सालों का पेपर का एनालिसिस है, एवरेज एनालिसिस, जैसे सोम के अंदर 5 साल में कितने क्वेश्चन आए उसको एवरेज निकाल दे, पर डे 5 कर दे तो कितना बनेगा, ऐसा करके एक एनालिसिस है। और थोड़ा सा वो एक्सेल शीट के अंदर आप जो मैंने चीजें समझाई है वो सारी चीजें मिल जाएंगी, आप उसको भी देख सकते हो ताकि एक आइडिया लगेगा आपको, ओके। अब एक एक करके आप अपने सारे कुछ डाउट्स पूछ सकते हो, भैया ये चीज हमारे अभी समझ में नहीं आई, बताइएगा, पूछिए पूछिए। हाँ
बिल्कुल दे सकते हैं। आपको 10th 12th से मतलब नहीं, आपके पास एक 10th होना चाहिए और साथ में बस पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए, दैट्स इट। वहाँ जो मेन है वो आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ग्रेजुएशन है। आपका ये मैं इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने 12th किया है कि नहीं किया, 10th प्लस पॉलिटेक्निक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और नेक्स्ट आओ, बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी के अंदर दोस्त मेरे देखो, सबसे पहला तो आपका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है ना। और इसके अंदर फिर आपका जैसे क्लासिफिकेशन के अंदर तो नाम वगैरह अपन करते हैं ना, नॉमेनक्लेचर के अंदर की नाम रखते हैं, किसका कैसा नाम, साइंटिफिक नेम कौन सा का है, तो साइंटिफिक नेम से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम से काफी क्वेश्चन आएंगे आपके। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जैसे आपसे पूछ लेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एल्वोलीज क्या होती है ना, एल्वोलीज से रिलेटेड क्वेश्चन काफी सारे पूछते हैं, लंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ट्रेकिया वगैरह क्या होती है, वो सब चीजें क्वेश्चन आते हैं, रेस्पिरेटरी से आ गया, ह्यूमन ब्रेन से काफी क्वेश्चन बन करके आते हैं, 10-12 क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चन डिवाइड रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बायोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इन्वायरमेंटल वाला टॉपिक है। इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वाला, कि इन्वायरमेंट पे कैसे इफेक्ट करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ये सारा कुछ बायो के अंदर ही ऐड रहता है, ठीक है। तो ये ज्यादा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता क्या होती है, बायोडायवर्सिटी क्या है, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। इसके बाद फिर आपका एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्रजनन वाला टॉपिक, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से ये बायोलॉजी के अंदर तो अपन जब इसका सिलेबस जैसे करेंगे तब इसके अंदर देखेंगे। जो मोटा मोटा बताऊं आपको, तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका ब्रेन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी इंपॉर्टेंट है और रेस्पिरेटरी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर लास्ट में एक जो आता है आपका क्लासिफिकेशन वाला और इन्वायरमेंटल वाला टोटल। इन्वायरमेंटल से 5 से 6 क्वेश्चन तो इन्वायरमेंटल से आ जाएंगे, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, ये तो बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये वाला इन्वायरमेंट बायोलॉजी के अंदर है। फिजिक्स के अंदर जैसा आपका मोशन वाला चैप्टर हो गया, मोशन से लॉ ऑफ न्यूटन हो गई, और लॉ ऑफ न्यूटन के बाद क्या भाई, कौन है अपना अपना देखो, जो आप अपनी माइक तभी ऑन करें जब आप मेरे से कुछ बात करनी हो, ताकि और स्टूडेंट्स का डिस्टर्ब ना हो, ओके, ध्यान रखिए इसे। तो ये चीज है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर मैं बात करूँ तो फिजिक्स के अंदर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट जैसे आपका मोशन वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे वन डायमेंशनल मोशन क्या है, टू डायमेंशनल मोशन क्या है, ठीक है, एक्सेलरेशन मोशन क्या है, ऐसे करके जो ये फिजिक्स वाले टॉपिक है। और इसके बाद जैसे लास्ट में आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गए, न्यूटन के लॉ, और फिर कुछ ग्रेविटी वाले नियम हो गए, ठीक, ग्रेविटी वाले हो गए, फ्रिक्शन वगैरह टॉपिक्स हो गए, तो ये फिजिक्स से इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री से आपका पीरियोडिक टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल में आप ऊपर से नीचे जाओगे तो मास में क्या चेंज आएगा, उसके जो ऑर्बिटल वैल्यू में क्या चेंज आएगा, उसकी कक्ष संख्या में क्या चेंज होगा, उसका साइज बढ़ेगा घटेगा, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घटेगा बढ़ेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर जो एक लास्ट टॉपिक है उधर साइड का, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो वाला काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिएक्शंस वगैरह पूछती है, ठीक है। तो ये इतना नहीं कि मतलब इतना गहराई में जाकर पूछेगा, पूछेगा नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे ना, ये हिंदी वगैरह तो आप संधि समास एकदम बना पाओगे आराम से, ठीक है। पीताम्बर इति का समास अस्ति, ऐसे मतलब पीताम्बर में कौन सा समास है ना। और क्या बोलते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब बहुत आसान आसान लेवल क्वेश्चन जो हमने 10th के अंदर ऐसे देख के उड़ा देते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे जैसे आप कंप्यूटर के अंदर क्या, कंप्यूटर के अंदर आपकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ना, कंट्रोल प्लस अल्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये सब क्या होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कंप्यूटर के अंदर। दूसरी चीज आपका जो लैंग्वेज होती है, जैसे आपका बाइनरी हो गया, बाइनरी से कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, डेसिमल से हेक्सा बाइनरी में, ये सब कन्वर्जेशन एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इसके बाद कुछ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर के जनक कौन है, ठीक है, माउस की जनक कौन है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, ये सब क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के अंदर। जनरल अवेयरनेस के अंदर तो ये आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री के अंदर आपके क्वेश्चन, हिस्ट्री के अंदर आपके बौद्ध धर्म से क्वेश्चन फिक्स रहता है, जैन धर्म से क्वेश्चन फिक्स रहता है। इसके बाद फिर आगे चल के देखेंगे तो जितने आपके क्या बोलते हैं उनको, आंदोलन हुए, आंदोलन से रिलेटेड, चौरा चोरी कब हुआ, ठीक है, आंदोलन सत्याग्रह कब हुआ, महात्मा गांधी भारत कब आए, महात्मा गांधी से एक दो क्वेश्चन आते हैं, महात्मा गांधी कब आए कब गए, उन्होंने फर्स्ट आंदोलन कहाँ पे किया, ठीक है, ऐसे करके भारत छोड़ो कब हुआ, जलियांवाला बाग कब हुआ, ये डेट इंपॉर्टेंट होती है, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन। पॉलिटी के अंदर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ जाएगा पक्का, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन फिक्स है कि आर्टिकल में, ये आर्टिकल में किसके अंदर मूल अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर है, ठीक है। ये हम और इसकी जो प्रस्तावना से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सा संविधान की जो मूल स्ट्रेटेजी है, मूल स्ट्रक्चर है, वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। हमारे जो मूल अधिकार वो किस देश से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं भारत के अंदर। और जो चीजें हैं ना, जैसे
कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह, वो सब किस देश से लिए गए हैं, ठीक है। जो भारत की प्रस्तावना है वो किस देश से कॉपी की गई है, जैसे अपन कई देशों से कनाडा से लिए, कुछ कहीं से लिए, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिए, तो वो किस देशों से लिए गई है, ठीक है। हमारा जो संविधान है वो में राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद हो, एक उपराष्ट्रपति होगा, वो किस देश पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें डिस्कस करती है अपनी पॉलिटी के अंदर। जियोग्राफी के अंदर उतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, एक दो क्वेश्चन आते हैं, दो तीन क्वेश्चन आते हैं जो कि यहीं से शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले वाले चैप्टर से क्या बोलते हैं उसको, नदियां वगैरह इंपॉर्टेंट होगी मध्य प्रदेश के आसपास, ठीक है, या कि गंगा से रिलेटेड कोई गंगा नदी प्रवाह तंत्र हो गया, सिंधु तंत्र, ऐसा करके एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं जियोग्राफी से, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। इकोनॉमिक्स से कुछ वैल्यूज आती है, जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, जीएनपी कितनी रही, कैसे काउंट करते हैं, ये सब चीजें आती है इकोनॉमिक्स से। मोस्टली यहाँ से हिस्ट्री और पॉलिटी इंपॉर्टेंट रहती है, यहाँ से दो या तीन तीन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? हाँ पूछिए। हाँ, ऐसा तो कोई नहीं है, बट जनरली कभी कभी लिख देता है कि आपको 60 पर प्लस होना चाहिए, आपका सीजीपीए। ऐसा अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा बोल देता है कि आपको जो सीजीपीए है वो 60 पर होना चाहिए, बस 60% से ऊपर होना चाहिए, दैट्स इट। इसके ऊपर कुछ नहीं देखता, 6 पॉइंट का सीजीपीए होना चाहिए, जनरल बता रहा हूँ। बट ऐसा अभी कोई आया नहीं, आपके अगर पास हो, आपके बैकलॉग ना लगे हो, सब कुछ क्लियर हो, तो आप फिलअप कर सकते हो। और कुछ? ओके, वो अगर लास्ट में आपने क्लियर कर लिया है, आपका रिजल्ट आने तक आपकी कितने बैक लगे उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जब फाइनल रिजल्ट आए उसके अंदर सारे बैकलॉग क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट, बस वो इंपॉर्टेंट है। आप इससे पहले कितने बैक लगे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फॉर्म को आराम से फिलअप कर पाओगे। और कोई? नेक्स्ट। व्यापम एक संस्था है, व्यापम जैसे एसएससी क्या है बोलोगे, एसएससी क्या है, तो एसएससी इंडिया के अंदर एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जहां वैकेंसी चाहिए ना, जैसे अब ये सीपीडब्ल्यूडी हो गया, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उनके अंदर एम्प्लॉय चाहिए, तो सरकार एक एजेंसी को दे देती कि आप उनका एग्जाम करवाओ और देश के अंदर जो अच्छे कैंडिडेट है उनको दो, तो हम लोग रिक्रूट करेंगे। सरकार डायरेक्ट एग्जाम नहीं करवाती है, ये एक संस्था करवाती है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर डायरेक्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जॉब एग्जाम नहीं करवाती, उसने एक संस्था बनाई हुई है व्यापम की, है ना, ठीक है। व्यापम मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बोलते हैं उसको, व्यापम उसका नाम है शॉर्ट में, ठीक है। तो व्यापम एक संस्था जो मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे पुलिस की भर्ती, पुलिस को अभी पुलिस डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, उसको चाहिए कुछ कांस्टेबल, तो वो कांस्टेबल के लिए क्या बोली, वो व्यापम के पास जाएगी, भैया आप एक एग्जाम कंडक्ट करवाओ पूरे एमपी लेवल पर, और हमको अच्छे वाले स्टूडेंट दे दो, अच्छे कैंडिडेट दे दो जो पुलिस के लिए एलिजिबल हो, तो हम लोग उसको रिक्रूट करेंगे। तो व्यापम एक संस्था है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए मध्य प्रदेश के अंदर एग्जाम करवाती है, चाहे वो आपका पुलिस के, एमपी पुलिस के लिए, ये साल जनरली ग्रेड 3 के लिए करवाती है, ग्रेड 2 वगैरह के लिए फिर एमपीपीएससी वगैरह आ जाते हैं। जैसे ग्रेड 3 के, जैसे आपका सब इंजीनियर हो गया, एमपी पुलिस हो गया, एमपीएसआई हो गया, ये सब आपका व्यापम करवाती है। जैसे आपका कुछ नर्सिंग के एग्जाम हो गए, ये सब आपका व्यापम करवाती है। व्यापम एक संस्था है, ठीक है, जो एग्जाम करवाती है। ओके, जैसे स्टाफ एसएससी, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी पूरे इंडिया लेवल पे करवाती है, यूपी ट्रिपल एससी यूपी के अंदर करवाती है, ठीक है, ऐसे करके। और कुछ? ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का कोई और डाउट व्यापम से रिलेटेड जो कि आपकी समझ में ना आया हो? सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ क्लियर? कल से फोड़ दोगे, लग जाओगे? ओके ओके। कौन सा? पढ़ना कितना है, तो भाई साहब वो तो अगर आप एनालिसिस करने बैठोगे तो आपको टाइम लगेगा, वो हम आपको बताएंगे आपको कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो पढ़ाएंगे हम, और कितना पढ़ाएंगे वो हम पढ़ाएंगे। बस आपको उसको पढ़ना है, जो बुक बताएंगे उससे प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद अपने आप को चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करने। अगर हमारे पढ़ाए हुए से आप प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, ये ऐसा करके टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो? बस ये। और जो लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, वहां आप कांटेक्ट करके कोर्स की सारी और जानकारी फाइंड कर सकते हो, ज्वाइन करना है तो वहीं से इनरोल भी कर सकते हो। सारी जानकारी नीचे व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, एक ही व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कॉलिंग करके भी बात कर सकते हो। और किसी को कोई डाउट? हाँ संदीप जी, आप क्या पूछ रहे हैं संदीप? क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जैसे आज हमारा ये है, आज शाम नहीं, कल कल शाम से अपन व्यापम सब इंजीनियर का बैच स्टार्ट कर देंगे, जो कि लगभग शाम को 5 से 7 होगा, 2 घंटे का आपका लाइव रहेगा 5 से 7, देन इसके बाद, ठीक है, 5 से 7 लाइव रहेगा, 5 से 7 लाइव रहेगा टेक्निकल पोर्सन का, जो नॉन टेक पोर्सन होगा वो आपको मिलेगी रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। अभी फिलहाल रिकॉर्डेड मिलेंगे, बाद में लाइव करेंगे। अभी जो रिकॉर्डेड वीडियो जैसे हिंदी की हो गई, इंग्लिश की हो गई,
ये पर डे आपको एक एक लेक्चर मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे वो लेक्चर? वो आपके प्राइवेट ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है। कुछ डेमो वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगे, जिसे आप देख करके क्वालिटी को समझ सकते हो, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। वो आप देख करके पढ़ सकते हो। और बाकी आपको मिलेंगे कहाँ? हमारे प्राइवेट ग्रुप पर मिलेंगे। एक बार जब आप कोर्स को एनरोल कर लोगे, तब आप ज्वाइन करके कंप्लीट वीडियो वहाँ पर डे देख सकते हो, ठीक है। पर डे आप लेक्चर को, तो आप जैसे 2 लेक्चर इसके 2 घंटे के, 2 घंटे 45 मिनट के, 1.5 घंटे की है, और 2 घंटे की आपकी टेक की क्लास। टेक की क्लास जो होगी वो पैरेलल चलेगी 2 सब्जेक्ट की। एक सब्जेक्ट 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे। जैसे अगर बिल्डिंग मटेरियल, तो स्टार्ट में साथ में कोई और सब्जेक्ट करेंगे छोटा है सर्वे, तो साथ में बिल्डिंग मटेरियल सर्वे एक साथ करके कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया बात। 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ेंगे, 2 घंटे की क्लास। हाँ संदीप। इनरोल करने इनरोल हाँ, इनरोल करने के लिए जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, ठीक है। अगर इसकी फीस वगैरह कितना है, स्ट्रक्चर कितना है, आप क्वालिटी देख चुके हो, जितने लोग अभी जनरली जुड़े हो सारे क्वालिटी देख चुके हो। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, वो लोग डेमो वीडियोस देखिए यूट्यूब पर, वहां से आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। कोर्स लेने के लिए समझिए, कोर्स लेने के लिए कितनी आपको फीस पे करनी है, क्या आपको करना है, वो हम लोग आपको विद इन 2 आवर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। डिस्कस करने के बाद को आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। आपको ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेलेबल हो, क्योंकि कोर्स ये लगभग 6 महीने का हमारा टारगेट है, ठीक है। मतलब ये 6 महीने के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी करके सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं हमको। पूरा टेक भी पढ़ाना है, पूरा नॉन टेक भी पढ़ाना है, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी लास्ट में देंगे, ठीक है, लास्ट में जाकर के। तो ये सारा चीज अपने को पढ़ा करके देना है। तो इसकी जो कंप्लीट फीस होगी वो कितनी होगी, वो हम आपको 2 आवर्स के अंदर बता देंगे। ज्वाइन कैसे करना है? तो ज्वाइन तो आपकी जो क्लास है यहीं पे लाइव चलेगी, ठीक है, टेस्ट मीट के अंदर। तो आपने जो ज्वाइन कर लिया है वो तो ज्वाइन कर ही लिया है। यहीं से शाम से अपन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आप अपने नोट्स लेकर के तैयार रहिएगा। करना क्या, आपको तैयारी कैसे करनी है, अपने साथ बस एक नोट्स रखना है। नोट आप चाहे जैसे भी रख सकते हो, स्पाइरल बाइंडिंग के लिए 2 सब्जेक्ट के डिफरेंट नोट्स रखने, ताकि आपको जाके बाद में मेहनत ना करनी पड़े। आप जो यहाँ लाइव पढ़ो वही चीज सेम लिखते जाओ, फिर जाकर के बस आपको घर में रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा, तो मैं आपको उस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन का एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, या हमारे जो दूसरे फैकल्टी होंगे वो आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो अभी शुरुआत में जब आप पढ़ के क्वेश्चन करोगे, तो आपको एक लेवल पता चलेगा यार कि ये क्वेश्चन है, तो इससे हमारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। जो हमने क्लास में कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं, ठीक है। तो हम जो यहाँ पढ़ाएंगे उसका कंप्लीट जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, व्यापम सब इंजीनियर के अंदर जो क्वेश्चन आया होगा वो हम करवा देंगे। इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि आप ये बुक परचेज करके उस टॉपिक से जो और स्टेट के अंदर आए क्वेश्चन वो आप खुद करिए। वहां अगर आपको कोई डाउट आता है, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर जब अपन डिस्कस करेंगे, हर हफ्ते एक डाउट सेशन लेंगे, उसके अंदर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि यार इस चैप्टर से अगर आपकी ये डाउट आए तो इसको अपन कैसे सॉल्व करें, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे रह गया, तो उस चीजों को अपन ऐसे करके डिस्कस कर लेंगे। संडे संडे क्लास अपन कॉन्सेप्ट की रखेंगे, है ना। हर संडे को सुबह क्लास आपकी रहेगी 8 से 10 बजे, जिसके अंदर अपन जो भी हम लोगों ने अगले पिछले 6 दिन के अंदर पढ़ा है, उन 6 दिन के अंदर जो भी अपने कॉन्सेप्ट रह गए हैं, आपको कहीं पर कोई डाउट है, वो अपन यहाँ पे बात करके सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी रहेगी फिर अगले 6 महीने तक। बीच में कोई छुट्टी नहीं होगी, आपको कंप्लीटली फोकस्ड रह के पूरी तैयारी करनी है। फीस की बात करो, तो ये जो फीस होगी आप इसको ईएमआई के थ्रू भी दे सकते हो। मतलब जितना फीस होगा उसको थोड़े थोड़े 3 से 4 किस्तों में भी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीट फीस एक ही दिन पे करनी, थोड़ी थोड़ी किस्तों में पे कर सकते हो। ये कंप्लीट है अपना, ठीक है। और कोई डाउट? हम्म, हाँ। क्या अच्छा डाउट नहीं है? अच्छा पूछिए संदीप। हाँ संदीप पूछिए, आप पूछिए। हाँ। हम्म, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ जो चीज पढ़ेंगे उसके कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे अभी टीचमेंट पे पढ़ा रहे हो, तो टीचमेंट का कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो हमारे ग्रुप पे जाएगा, तो आप इसको जितने बार चाहे देख सकते हो, यही ग्रुप में भी देख सकते हो। इसके बाद एक डाउट हो गया यार भैया, मान लो व्यापम की वैकेंसी नहीं आई। देखो हर चीज की प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। व्यापम वैकेंसी अभी ऐसा तो नहीं व्यापम वैकेंसी बंद हो जाएगी, तो 4 महीने लेट हो सकती है, तो 4 महीने 6 महीने लेट हो सकती है। तो मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, जो मैं हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वो सिर्फ व्यापम पर फोकस्ड नहीं होगा। आप पूरे इंडिया के अंदर कोई भी जेई का एग्जाम हो, जैसे अभी आया डीएफसीसीएल आईजेई का, ठीक है, अगर आपको पता है तो डीएफसीसीआईएल, ठीक है, जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं वही इसको फॉर्म भर सकते हैं, आप इसको फिलअप नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग इसके बारे में आपको नहीं बता रहे। डीएफसीसीआईएल, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो सिलेबस है, आप इसको भी एग्जाम दे पाओगे अगर आप ये कंप्लीट सिलेबस पढ़ोगे। क्योंकि मेरे दोस्त अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आपको बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ाया जा रहा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस चाहे आप व्यापम इंजीनियर का दो, चाहे आप एसएससीजेई का दो, चाहे आप गेट दो, वो बेंडिंग स्ट्रेस सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बदल नहीं जाता है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है। व्यापम सब इंजीनियर के अंदर पूछ लेगा बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, अगले वाले में पूछ लेगा थोड़ा सा उससे हाई लेवल का क्वेश्चन, फिर थोड़ा हाई लेवल। तो अगले एग्जाम के पैटर्न के अनुसार
क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बदलता है। ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस बदल जाएगा। भाई साहब, सिविल इंजीनियरिंग दुनिया में एक ही है, तो हम लोग यहाँ आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे ताकि आप कंप्लीट पैटर्न सीख सको, पूरा सिविल इंजीनियरिंग के जितने सब्जेक्ट सारे सीख सको। इसके बाद आप दुनिया कोई एग्जाम, जैसे इसके बाद आप अगर मान लो वैकेंसी नहीं आई, लेकिन एक वैकेंसी तो फिक्स है ना आपके लिए, वो क्या है, एसएससी तो फिक्स है ना, वो तो हर साल आ रही ना, तो आप उसको तो दे ही पाओगे ना। इसके बाद भी अगर मान लीजिए आप अभी ज्वाइन नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, तो आप बाद में भी करेंगे तो कहीं ना कहीं तो बाद में पढ़ेंगे ना। तो अगर साथ में आप व्यापम की लेट वैकेंसी आ रही तो एसएससी को फॉर्म फिलअप करिए, यहाँ आ रही तो राजस्थान जेई का फॉर्म फिलअप करिए। कुल मिलाकर आपको जेई के लिए तैयार होना है, ठीक है, आपको जेई के लिए तैयार होना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ रहे हैं। बिल्कुल, आप जितने भी जेई है इंडिया के अंदर वो सारे एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। अब देखो दोस्त, कुछ कुछ एग्जाम होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, उसके अंदर रेलवे इंजीनियरिंग पूछी जाती है, ठीक है। ये कि जैसे आप मान लीजिए डीएफसीसीआईएल के देंगे तो इसके अंदर रेलवे इंजीनियरिंग पूछी जाएगी, ठीक है। तो अब रेलवे इंजीनियरिंग तो हम लोग व्यापम के अंदर थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, एक आध नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग उसको डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन डीएफसीसीएल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है रेलवे इंजीनियरिंग। तो जब ऐसे एग्जाम आएंगे ना, तो जो कुछ सब्जेक्ट होंगे, एक आध सब्जेक्ट ऐसे बढ़ जाते हैं, जैसे इसके अंदर रेलवे इंपॉर्टेंट हो गया, और कोई और जाओगे, जैसे मान लो पीएचडी डिपार्टमेंट के लिए कोई एग्जाम आया है, तो उसके अंदर इरिगेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो ऐसे एग्जाम होंगे, अगर आप फिर उस एग्जाम के लिए फोकस करोगे, तो हम लोग उन एग्जाम के लिए स्पेशली उस सब्जेक्ट का वीडियो बना के आपको दे देंगे कि अगर आप डीएफसीसीआईएल के लिए पढ़ रहे हो तो ये आप रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ लो, ऐसे करके। तो कुछ सब्जेक्ट जो ऐड ऑन करने होंगे, लेकिन अपना जो भी फोकस है वो व्यापम के ऊपर है। अगर नहीं आ रही तो फिर एसएससी और व्यापम तो साथ में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ आप एक्स्ट्रा एग्जाम दे रहे हो, तो उनके लिए जो कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं जो ऐड ऑन होते हैं, जैसे नॉन टेक्निकल पोर्शन कुछ ऐड ऑन होता है, जैसे अभी एसएससी जी को दोगे तो इसके अंदर जनरल अवेयरनेस तो इससे कवर नहीं होगा, उससे थोड़ा सा हाई लेवल का जनरल अवेयरनेस आता है। रीजनिंग थोड़ी हाई लेवल की आती है ना, रीजनिंग भी आती है लेकिन थोड़ा अधिक लेवल की आती है। तो उसको कैसे पढ़ना, उसका हम लोग अगर एसएससी जी दोगे तो फिर एक अलग नॉन टेक पढ़ा देंगे, ठीक है। तो मतलब बात ये है कि इस कोर्स के अंदर आपको, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो पहला आपको ये पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई और एग्जाम देना चाहते हो तो फिर उसका आपका अलग से रहेगा, जो कि उस पैटर्न पर डिपेंड करेगा। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग जो रहेगी, ये जो सिविल इंजीनियरिंग नॉन टेक्निकल पोर्शन बदल सकता है हर एग्जाम का, ये सिविल इंजीनियरिंग सबके लिए सेम रहेगी। और आप यहाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो आप कंप्लीट पढ़ लोगे, और अपना फोकस्ड एग्जाम व्यापम है, इसलिए अपन इसको नॉन टेक व्यापम को पढ़ाएंगे। बात क्लियर होगी? और कोई डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? चाहत एंड गीतांजलि, सब कुछ क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बढ़िया तरीके से अब आपको समझ में आ गया व्यापम का पैटर्न कैसा है, एग्जाम पैटर्न कैसा, आप कैसे करना है अपने को आगे, आ गया सभी? चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक एक्सेल सीट के ऊपर, और वहां मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका एग्जाम पैटर्न आज तक कैसा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट टेक्निकल के अंदर इंपॉर्टेंट रहे हैं, और किस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए एक्सेल सीट के अंदर, चलिए चलिए। ओके, दिख रहा है आपको क्या स्क्रीन पे? व्यापम सब, व्यापम सब इंजीनियर 2021। ओके चलिए, दिखा चाहते हैं आपको, ठीक है। व्यापम सब इंजीनियर, ठीक है, देखते जाइएगा विस्तार तरीके से। 2021 रोड मैप टू क्लियर एग्जाम, ठीक है, ये कुछ हम लोगों ने इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बनाया हुआ है। क्लियर? आगे देखिए, स्टेज फर्स्ट ओनली, अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो केवल क्या होता है आपका, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें, तो टोटल मार्किंग की बात करूं तो कितने मार्किंग की होती है, 200 नंबर का पेपर होगा आपका, जिसमें आपका 100 नंबर का टेक्निकल जो मैंने आपको समझा दिया वहाँ पे, और 100 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल है। क्लियर ना? 100 नंबर का टेक्निकल, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पे आएगा, ओके। 100 नंबर का टेक्निकल, 100 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल है, टोटल 200 नंबर का एग्जाम होगा, ओके। आगे चलकर देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात हो रही है, ठीक है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, सब्जेक्ट वाइज वेटेज। ये पिछले 5 साल के पेपर के एनालिसिस है, कौन सब्जेक्ट से कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा होगा सर्वे, 18.5 नंबर का, ठीक है, 18.5 नंबर का। अब ये हर साल ऐसा नहीं कि जरूरी है कि इतना ही आएगा, वेरी कर जाता है ना, किसी साल 22 का आ गया, किसी साल 15 का आ गया, वो डिपेंड करता है किस साल कैसा पेपर आ रहा है, ठीक है। बैच वाइज डिपेंड कर सकता है, सुबह के पेपर में 15 का आया, शाम के पेपर में 20 का आ गया, तो ऐसे कर करता है। लेकिन एक एवरेज वैल्यू देखें तो इतना वैल्यू है, मतलब 15 से 20 के बीच में, 20% सर्वे इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
हाईवे देखो, हाईवे मटेरियल, हाईवे के अंदर, अब हाईवे के अंदर भी काफी सारे टॉपिक हैं। जैसे अभी आप हाईवे के अंदर ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला चैप्टर पढ़ रहे होगे, है ना। ज्योमेट्रिक डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाईवे इंजीनियरिंग के लिए। दूसरा हाईवे मटेरियल वाला टॉपिक आपका, ठीक है। और जो आपका हाईवे का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, पहला वाला जो, ठीक है, पहला टॉपिक है वो ये 3 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी है, वहां से भी एक आध क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद बीएमसी, ठीक है, ये क्या आपका बीएमसी, बीएमसी की अगर बात करें, ठीक है, बीएमसी की बात करें तो बीएमसी मतलब बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन प्लस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, 2 सब्जेक्ट है। बिल्डिंग मटेरियल भी है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है। दोनों लग रही है आपके मिस में, बिल्डिंग मटेरियल भी लग रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी लग रही है। हाँ, दोनों लग रहे हैं ना। तो ये दोनों बिल्डिंग मटेरियल भी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड है बीएमसी। सिटी मतलब हो गया कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी अपन इसी के अंदर पढ़ लेते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने कितने नंबर का एवरेज, इसका 10 नंबर का एवरेज, ठीक है, अभी तक का, ये 3 सब्जेक्ट मिला करके। इन्वायरमेंटल आपका कितने नंबर का है, ठीक है। इन्वायरमेंटल आपका 9.5 मार्क्स का, ये सब एवरेज ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9.5 मार्क्स का ये वैल्यू वेरी कर सकती है आगे पीछे, पर अपने को देख के चलना है, इससे परसेंटेज पता चलेगा कि यार पिछले 5 साल में कैसा इनका परसेंटेज रहा है। ओके, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 9.5 मार्क्स के आए। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ी होगी ना, रॉ वाटर के क्या है, कैसे आपको डेवलप करना है, कैसे वाटर सप्लाई करनी है ना। बीओडी सीओडी वाले चैप्टर हो गए, वाटर क्वालिटी चेक करना, ये सब चीजें पढ़नी, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट है ये इन्वायरमेंटल। और ये इसके लिए नहीं है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है आपका डीएसएस, ठीक है। डीएसएस मतलब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएसएस मतलब क्या हो गया आपका, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये जो आप 6 सेम पे लग रही होगी अभी आपके, 6.5 नंबर के आते हैं। आरसीसी 6.5 की आती है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो 4.75 का फ्लूइड मैकेनिक्स जो लग चुका। क्यूएससी की बात करो तो क्यूएससी के अंदर दोनों, क्यूएससी फर्स्ट एंड क्यूएससी सेकंड मिला करके सब्जेक्ट बनता है इसका, वो है आपका 4.5 का। इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो ये है आपका कितने का, इरिगेशन इंजीनियरिंग है आपकी 4.5 मार्क्स की। फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन के अंदर आप जैसे सॉइल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना, अभी सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, मैंने कल आपको लिखाया था फाउंडेशन के अंदर, क्या क्या लिखाया था, डीप फाउंडेशन लास्ट में लिखाया था, फिर सैलो फाउंडेशन लिखाया था, है ना। तो जो डीप फाउंडेशन सैलो फाउंडेशन है, इसी को बोलते हैं फाउंडेशन टोटल। और ये साथ में भी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, और अलग भी रहता है। तो मैं आपको कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स नहीं, कंप्लीट जियोटेक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सॉइल ये जो फाउंडेशन चैप्टर वही इंक्लूड हो गया, ठीक है। ओके, वैसे करके अपन टॉपिक कुछ वहां भी कवर कर लेंगे आगे चल के, देखें अगर ये फाउंडेशन के बाद ये बिल्डिंग ड्राइंग। अब बिल्डिंग ड्राइंग आपने पढ़ी ना थर्ड सेमेस्टर के अंदर, ये बिल्डिंग ड्राइंग अगर अपन किसी एग्जाम की बात करें एसएससी के अंदर ये नहीं पूछी जाती, ये बिल्डिंग ड्राइंग नहीं आती, लेकिन यहाँ आ रही है देखो बिल्डिंग ड्राइंग 4.2 नंबर के, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं बिल्डिंग ड्राइंग के, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग से क्वेश्चन आते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक साइड कितना होता है, साइड में आप जमीन कितना छोड़ोगे, विंडो की साइड कितनी रखते हैं, स्टिल लेवल क्या होती है, ये सब क्वेश्चन आते हैं बिल्डिंग ड्राइंग से, ठीक है। प्लानिंग के अंदर पूछते हैं, स्केल वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये हो गया, आगे चले तो ये देखो आगे कुछ और है, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स से 3.75 का। अब देखो सॉइल मैकेनिक्स इसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वेटेज हर साल नहीं, थोड़ी बहुत कम होगी। जैसे किसी साल ये 8 नंबर का भी आया होगा, इसके बाद किस साल 3 नंबर का भी आया होगा, किस साल 4 नंबर का आया होगा। अगर तीनों का वेटेज देखें एवरेज तो 8 4 12 और 3 कितना हो गया 15। अब अगर देखें तो एवरेज निकालेंगे कितना आ गया, 5 नंबर आ गया ना। वैसे एवरेज है ये, तो किस साल बढ़ता है वेटेज घटता रहता है। 3.75 का। अब देखो सॉइल मैकेनिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना, अब इससे कितने नंबर के आ रहे हैं, 4 नंबर के आ रहे हैं। तो अगर आप व्यापम के लिए फोकस होकर पढ़ोगे तो फिर आपको थोड़ा सा फोकस पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट यही पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप सारे एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो अभी तो आपके सेमेस्टर में भी लग रही है, अभी तो आप सॉइल में इंजीनियरिंग सीखने के लिए पढ़ोगे, क्योंकि हम तो मैं सभी पढ़ लेता हूँ भाई, मेरे को ऐसा कौन सा मेरे सर पे एकदम पहाड़ रखा हुआ है कि नहीं तू आज ही एग्जाम देना है तेरे को, अभी तेरे पास तुम्हारे पास मैक्सिमम टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। तो आप क्या करोगे, आप अभी बोलोगे यार मैं एक तरफ से क्या करता हूँ, जितने सब्जेक्ट हैं सब पढ़ लेता हूँ, इसके बाद जब मेरे पास कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा ना, इसके बाद फिर मैं उन टॉपिक को देखूंगा कि व्यापक पैटर्न क्या है, फिर मैं जो इंपॉर्टेंट होगा वही टॉपिक रिवाइज करके जाऊंगा। एसएससी देने जाऊंगा वही टॉपिक रिवाइज करके जाऊंगा, पर मेरे माइंड में एक बार कंप्लीट सिलेबस तो फीड हो जाएगा ना। इस तरीके से पढ़ाई की जाती है। जो लोग मेरे दोस्त अभी उसके अंदर ना जो अभी सेमेस्टर्स के अंदर है उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है। सोम की बात करें, सोम 3 नंबर का आया हुआ है। रेलवे आपका 2.75 का आता है। सीएम में आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल 1.25 का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से 1 2 नंबर क्वेश्चन। ओसीएफ का आपका 1.25 मार्क्स का, ठीक है। और पंप वगैरह हाइड्रोलिक मशीन का चैप्टर है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आता है, 1 2 क्वेश्चन आते हैं। ये एवरेज निकला है, फिर भी ये 0.75 मतलब समझ सकते हो 1 से 2 क्वेश्चन आपके, ठीक है। अप्लाइड मैकेनिक्स जो आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़े हो, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन। टॉस के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से, ठीक है। हाइड्रोलॉजी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। पीएससी के अंदर
ये पीएससी मतलब प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है, ठीक है, जो आप पढ़ोगे अभी आरसीसी के अंदर, आरसीसी के अंदर, ठीक है, आरसीसी के अंदर आता है एक्चुअली में, हमारे सिलेबस में नहीं है, और जब आप इसकी तैयारी करोगे तो पढ़ाया जाएगा। फिर आती है ब्रिज इंजीनियरिंग, ठीक है, क्या आती है भाई साहब, ब्रिज इंजीनियरिंग, ये 102 नंबर, ये 0.5 मतलब समझिए कि 102 नंबर है, ठीक है, हर साल के हिसाब से देखेंगे तो 102 नंबर है, किस साल मान लो नहीं आया तो वेटेज कम हो गया, इसलिए एवरेज कम हो जाता है। ऑटो कैड की बात करें, देखो ऑटो कैड भी आती है यहाँ से, ऑटो कैड अभी आपकी सेम में नहीं लग रही होगी, तो ऑटो कैड से भी क्वेश्चन आते हैं, ऑटो कैड से कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है, कि सेव करने के लिए क्या करेंगे, है ना, ये लाइन सीधी लाइन खींचने के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, ऐसे करके ऑटो कैड से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, आगे चलेंगे। हाँ हाँ ओके, तो ये दोस्त आपके टेक्निकल पोर्शन था, ठीक है, टेक्निकल पोर्शन आपने देख लिया ना, ये कंप्लीट आपका टेक्निकल पोर्शन है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए, घबराइए नहीं, पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, देख लीजिए इसको, ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट टेक्निकल पोर्शन। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन की। देखो नॉन टेक्निकल पोर्शन के अंदर क्या है, नॉन टेक्निकल पोर्शन के अंदर जैसे मैंने बताया हिंदी 15 नंबर की है, इंग्लिश 15 नंबर की है। अब ये हिंदी इंग्लिश में ऐसा वेरी करता रहता है ना यार कि हिंदी 15 की आ गई तो फिर दूसरा सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा कोई और जो एग्जाम है, ठीक है, जैसे हिंदी मान लीजिए 15 नंबर की आ गई तो कोई सब्जेक्ट वेरी कर गया, कोई 14 का आ गया, ऐसे करके इंग्लिश मान लीजिए कभी 15 की आ गई, कभी मैथ 15 की आ गई, कुल मिलाकर के 14 से 15 के बीच सारे सब्जेक्ट वेरी करते रहते हैं, किस सब्जेक्ट में किस साल में वेटेज घट गया, किस सब्जेक्ट में किस साल वेटेज आपका बढ़ गया, तो ऐसे करके इनका चलता रहता है। तो 15-15 मैथ 14 की, रीजनिंग 14, कंप्यूटर 14, साइंस और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ऐसे करके इनको देख सकते हो, ये आपका नॉन टेक्निकल पोर्सन है, ओके। अब ये देखिए यहाँ से अब हमारे मन में क्या क्या सवाल आते हैं, ठीक है, ये जो पीडीएफ आप देख सकते हो ऐसे करके अपन ने तैयार किया है, क्या क्या सवाल आते हैं, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ठीक है, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो हम लोगों ने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, हमें क्या क्या पढ़ना होगा वो भी हम लोगों ने बता दिया कि टेक के लिए आपको क्या पढ़ना है, नॉन टेक के लिए क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, सारी चीज मैंने डिस्कस कर दी है, ठीक है। देन इसके बाद नोट्स एंड बुक कहाँ से लें, तो नोट्स और बुक मैंने बता दिया कि नोट्स तो भाई सब देखो नोट्स और ठीक है, जो हैंड रिटन नोट्स हैं और गर्लफ्रेंड है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये दोनों ना सिर्फ खुद की काम आती है, देखने की सिर्फ दूसरे की देखने में अच्छी लगती है, समझ में नहीं आती, ठीक है, तो आपको ये खुद ही बनानी पड़ेंगी, तो आपको नोट्स ना हैंड रिटन नोट्स जो ये आपके खुद ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ये आप किसी के भरोसे मत रहिए, आपको जो लैंग्वेज लिखोगे खुद की ही आप खुद समझ सकते हो, ठीक है, ये दूसरे की समझ में नहीं आएंगी, ओके, तो ये नोट्स आप खुद ही बनाइए। जहां तक बुक की बात है तो आप नॉन टेक के लिए बुक तो हमारा जो अभी पीडीएफ आएगा इसको ले लेंगे, जो लोग हमारे कोर्स से जुड़ेंगे उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये जो आपकी बुक है आपको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको ऑर्डर कर पाओगे आप, अगर आप सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप फ्री में ले पाओगे, ठीक है, ये वाली बुक हम लोग जो देंगे, और इसके बाद जो लोग वैसे लेंगे वो लोग अपना ले लेंगे, ठीक है, कोर्स को। इसके बाद अब ये तो हो गए आपके कुछ, अब ये कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आप मोटिवेशन के लिए इनको पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको तो एक्सप्लेन काफी अच्छे से समझा दिए ये सारी चीजें। प्रिपेयर ऑल टॉपिक ऑफ ईच सब्जेक्ट इन राइट बी, ठीक है, पीएम ये क्या है, पीएम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, पीएम जो भी है पी वाई एमसीक्यूज है ना, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, तो भाई साहब प्रीवियस ईयर तो आपका ब्रह्मास्त्र है, समझ रहे हो, जिसका कोई तोड़ नहीं है, फिर आपको सक्सेस दिल से रोकने के लिए ऐसा ब्रह्मास्त्र है, तो प्रीवियस ईयर तो मतलब समझ रहे हो, एकदम घोल के और पी के जैसे काढ़ा बनाते हैं, इस समय कोरोना में काढ़ा चल रहा है सुबह शाम, वैसे आपको प्रीवियस ईयर सुबह शाम, ठीक है, सक्सेस के लिए एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर सुबह शाम, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। इसके बाद प्रिपेयर सेल्फ हैंड रिटन नोट्स, ये देखिए लिखा भी है यहाँ पे, है ना, सेल्फ हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, किसी के भरोसे नहीं रहना आपको, हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाने। रिवीजन इन फिक्स टाइम इंटरवल, रिवीजन आपको करना है फिक्स टाइम के अंदर, ठीक है, फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर आपको क्वेश्चन चीजों को रिवाइज करते रहना है, ठीक है, रिवाइज मतलब वही, अब रिवाइज कैसे करोगे आप, रिवाइज के लिए मैंने बता दिया, पहले तो पूरा एक आपके पास एक पूरे उस सब्जेक्ट का हैंड रिटन खुद के नोट्स होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका का आप स्पाइरल बाइंडिंग वाली बुक रखो, एक कॉपी रखिए, स्पाइरल बाइंडिंग समझते हैं, अगर आप जैसे आपने देखा होगा फोटो कॉपी के अंदर जो लोग कॉपी डालते हैं ना, व्हाइट पेज A4 साइज की, उसको आप लीजिए पूरा एक बंडल और किसी ऑनलाइन फोटो कॉपी की दुकान पे जाइए और उससे उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके, मतलब वो टोटल 500 पेज की रहती है, तो 125 पेज की चौर कॉपी बनवा के खोल करवा के उसको स्पाइरल बाइंडिंग करवा लीजिए, ठीक है, इसमें ज्यादा आपके पैसे नहीं लगेंगे और ये शानदार नोट्स आपके बनेंगे, और उसके अंदर हर सब्जेक्ट को डिटेल में लिखना शुरू कीजिए अपनी भाषा में, अपने तरीके से उदाहरण बना के, ताकि आप उसको कभी रात को सपने में भी देखें ना, उठ के देखें तो आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए, ठीक है, ये होता है पढ़ने का तरीका। इसके बाद ये सब आप कर लेंगे, इसके बाद आपको लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स कहाँ से बनाने हैं, तो जो आपने प्रीवियस ईयर किया हुआ है, प्रीवियस ईयर को देखा समझा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक शॉर्ट नोट्स बना लिए, बताएंगे लास्ट में लिखने का तरीका कैसा होता है, अपने नोट्स शेयर करेंगे अपन प्रीवियस ईयर के कैसे बनाते, शॉर्ट नोट्स के कैसे बनाते हैं,
फिर बात आती है लास्ट में, जब आपकी तैयारी हो चुकी है, पेपर आपका 1 महीने बचा हुआ, अब आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, पेपर 1 महीने बचा, तो उस टाइम पर आपको लेनी है टेस्ट सीरीज। ठीक है, क्या लेनी है? टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट, ये लीजिए फिर, और फिर आगे अब ये दे करके फिर आप पेपर में जाइए। ओके। और हाँ, अब इसमें क्या है, द सिविल पॉइंट परिवार आपकी क्या सहायता करेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, चलिए पीडीएफ के अंदर भी देख लीजिए। ठीक है, पीडीएफ के अंदर क्या सहायता, हम आपको हर सब्जेक्ट के बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे, तो ये तो अपन करवाएंगे ऑनलाइन लेक्चर के अंदर। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, उसके उस सब्जेक्ट के जो व्यापम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना, ठीक है, और एसएससी जेई के भी सभी क्वेश्चन, दो चीज के क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आप दो एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओ, क्योंकि दो एग्जाम तो फिक्स है जो आते हैं इंडिया लेवल पर, एक एमपी व्यापम जो आप दोगे, और दूसरा आप एसएससी जेई। ठीक है, तो ये दो एग्जाम के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, हर सब्जेक्ट करवाने के बाद इसके, जैसे मान लीजिए मैंने सोम को आपका बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया ना, तो इससे रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि आपका जो व्यापम के अंदर जो आया होगा, और जो सब जो एसएससी के अंदर आया होगा, इसके दोनों अपन कर लेंगे क्वेश्चन, देन इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, फिर आप आगे चल के उसको कर पाओ। तो अपन एक लेक्चर के अंदर ये सारा चीज रखेंगे, इसको कर लेंगे, वो भी इसी फॉर्म में होगा, पीडीएफ फॉर्म पे होगा क्वेश्चन वाला। ठीक है, इसी पीडीएफ फॉर्म पे मिलेगा आपको, और उसका फिर आप पीडीएफ भी लास्ट में ले पाओगे, ताकि आपको बाद में दिक्कत न जाए। ओके दोस्त, आगे चलें। गुप्ता एंड गुप्ता के सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लास्ट में जब हमारे पास एग्जाम के लिए 2 महीने बचे हैं, तो हमारे पास एक ये रहेगी कि गुप्ता एंड गुप्ता की एक सीरीज चलाएंगे, जो सुबह 30 मिनट की होगी, और उसके अंदर जितने भी गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है, आपको सबको खरीदने की जरूरत नहीं है, एक हम खरीद करके, और उसमें सारे जितने क्वेश्चन वो आपको खुद ही करवा देंगे। तो ठीक है, तो आप बस एनालिसिस देखा करिएगा वीडियो की। इसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज, तो वो तो आपको जब वैकेंसी आ गई, 1 महीने बचा एग्जाम, तब आप टेस्ट सीरीज देंगे। फिर मिक्स टेस्ट। मिक्स टेस्ट का मतलब ये है कि आप एक बार तैयार हो चुके हो, फिर आप मिक्स टेस्ट लगाइए। मिक्स टेस्ट मतलब जैसा पेपर का पैटर्न होता है, पेपर का पैटर्न मतलब जैसे 200 नंबर का है ना, आप 200 नंबर कितने घंटे के अंदर आने हैं भाई साहब? 3 घंटे के अंदर करने हैं आपको। तो आप क्या करोगे, 3 घंटे टाइम लगा दोगे, 3 घंटे आप टाइम लगा करके बैठ गए। अब ये टाइम लगा करके आप जैसे बैठ गए ना, बैठने के बाद मतलब जैसे आपका एग्जाम का टाइम कितने बजे रहता है, एग्जाम का टाइम मान लीजिए आपका कितने बजे, 10 से 11, 10 से 1, और उधर साइड देखें तो 2 से 5, ये तीन दो टाइम चल रहे हैं। तो आप इन दोनों टाइम के अंदर बैठ करके दो दो पेपर एक दिन में सॉल्व करोगे, एकदम एग्जाम के रूप में, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो आपको एक एग्जाम की फीलिंग आएगी, और आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि आपको इस टाइम पे एग्जाम है ना, एग्जाम देने में थोड़ा सा आपका माइंडसेट बन जाएगा। इंपॉर्टेंट माइंडसेट रहता है दोस्त, जैसे आपका जिस टाइम पर एग्जाम हो रहा है ना, उस टाइम पे आपका माइंड एक्टिव कितना है, आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को समझ पा रहे हो, उस टाइम पे कितने जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, तो इस तरीके से आपका ये डेवलप हो जाएगा। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन करके फिर फुल लेंथ टेस्ट हो गई आपकी, फुल लेंथ टेस्ट वही चीज हो गई, मिक्स्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखो दोस्तों, पता है आज के डेट में ना क्रैक करना बहुत आसान है कोई भी, लेकिन सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, सही स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। पढ़ने को तो बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं, कैसे करना है पता है, बहुत सारी चीजें ना तब समझ में आती है जब आप 2-4 बार गच्चा खा चुके होते हो इस फील्ड में, है ना, 2-4 बार फेल हो चुके हो, मतलब है ना, बोलते हैं ना, जब आप चलोगे फिर गिरोगे, फिर उठना चलना सीखोगे, चल गिर गिर के। तो दोस्तों यार, आपको ठोकरे वो नहीं खानी जो हम लोगों ने खा ली है ना, हम लोगों ने इसीलिए खा ली कि भाई अब हमने अपने जो जूनियर्स आएंगे उनको ये बताएंगे भाई साहब कि हमने ये ठोकर खाई, आपको ये नहीं खानी है। हमारे सीनियर्स ऐसे नहीं थे जो हम लोग को बता पाए, तो हम लोग के लिए, हम आप लोग के लिए एक गाइडेंस है, तो अब इसका फायदा उठाइए। आपको वो ठोकरें नहीं खानी है जो हम लोग ऑलरेडी खा चुके हैं। ठीक है, कुछ नई वाली ठोकरें खानी है, कि कुछ नई चीजें जो फिर आप बाद में शेयर कर पाओ। लेकिन जितनी हम लोगों ने खा ली, लगभग मैक्सिमम ही खा ली 2-3 साल के अंदर, तो आपको हम नहीं खाने देंगे, मुद्दे की बात ये है। तो ये आपको करनी फुल लेंथ सीरीज। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अपना क्या, हाँ, नॉन टेक्निकल की तैयारी कैसे करिए, मैंने आपको बता दिया। ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट कवर करेंगे पर सिलेबस। ओके, 2016 से लेकर के 2020 तक के पेपर हमारे पास अवेलेबल है, वो मैंने बता दिया आपको, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के। ठीक है, ये वही जो रेशियो मैंने लिखा है, एक 3 सब्जेक्ट 3 ब्रांच, 1 साल 4 पेपर, तो टोटल 12 पेपर, 5 साल के अंदर 60 पेपर, यानी कि 6,000 क्वेश्चन। ठीक है, 6,000 क्वेश्चन हमारे पास नॉन टेक्निकल अवेलेबल है, जिसकी बुक भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी 2-4 10-20 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये 6,000 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको नॉन टेक की तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। ओके, आगे चले, बस पीडीएफ के अंदर यही है, लास्ट में बस यही कहेंगे, थैंक यू सो मच, है ना। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, आपको कहीं पे कोई डाउट है अभी भी, तो पूछ सकते हो। और अगर आप कोर्स को इनरोल करना चाहते हो, तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ कॉन्टैक्ट कर करके आप आगे डिटेल फाइंड कर सकते हो। बाकी अगर कोई स्टडी चाहिए तो अपन वीडियो बाद में अपलोड करते रहेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ ये यार लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आ जाते हैं अपन सामने। ठीक है, ओके, ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को भाई लेक्चर, कितने बजे के टाइम आपके?
9:20 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये लगभग हमारे 1 से 1.5 घंटे का सेशन आपको कैसा लगा? अब क्या व्यापम सब इंजीनियर में कोई डाउट बचते हैं किसी के? एक बार लास्ट में ले लेते हैं क्वेश्चन सभी के। बताइए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं बच रहा, एकदम सब कुछ क्लियर एक ही वीडियो में, है ना? अब तो लग रहा होगा ना, बस बस अब कब हो जाए एग्जाम, कल वैकेंसी आ जाए, है ना? अब तो फोड़ ही दे, है ना? है ना? तो बस लग जाए। हाँ, तो बैच हमारा होगा कल से स्टार्ट दोस्तों, ठीक है। कल कौन सा दिन है? कल है आपका ट्यूजडे। ट्यूजडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे, ओके। कल से शाम को 5 बजे, क्योंकि सुबह की बैच तो आपके चल रहे हैं, सुबह बैच आपका जो चल रहा है सेमेस्टर वाला, वो तो कंटिन्यू चलेगा, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 8 से जो आपका 11 चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा। नॉन टेक का जो वीडियो है आपके, ठीक है, नॉन टेक के जो वीडियो है वो आपको आज से ही डेमो लेक्चर के रूप में मिलने शुरू हो जाएंगे। आप उनको देखिए, ठीक है। और ये जब आप एनरोल कर लेंगे तो प्राइवेट ग्रुप में सारे लेक्चर बराबर एक तरीके से मिलते रहेंगे, और साथ में इनके क्वेश्चन भी चलते रहेंगे। जैसे आपने हिंदी कर लिया ना, हिंदी कुछ चैप्टर समाज समाज पढ़ा दी, समाज के क्वेश्चन भी बैक टू बैक आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट स्ट्रेटजी मिल जाएगी। फिर लास्ट में अपन टेस्ट सीरीज बना करके देंगे। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। फीस कितनी है इसकी? अपन अगर आपको विद इन 2 आवर्स बता देंगे डिस्कस करके, ठीक है। फीस इतनी नहीं होगी, इतनी होगी आप अफोर्ड कर पाओगे, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी आपको खुद के ऊपर होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल इन्वेस्टमेंट करोगे ही। अगर सिविल इंजीनियरिंग में कुछ करना चाहते हो तो आज नहीं तो कल करोगे ही। अगर टाइम के साथ कर लोगे तो टाइम की बचत कर पाओगे, और अगर आज नहीं करोगे तो कल ज्यादा करोगे, क्योंकि कल फिर आप कहीं और रहोगे ना। अभी तो मान लो कोई टेंशन नहीं है, अभी जो कर रहे हो सेमेस्टर के साथ पढ़ लोगे, कल को कहीं और रहोगे तो वहां रहोगे तो वहां का रूम का खर्चा भी देना पड़ेगा ना आपको, वहां के रहने खाने का भी, ठीक है। तो वो आपका जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा आपके ऊपर, एक्स्ट्रा तैयारी पर ही बर्डन पड़ेगा। तो आप अगर टाइम के साथ चीजें सीख जाओगे, आज अगर कुछ कर लोगे तो बाद में आपकी बचत हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के एनालिसिस करके अभी आपको सोचना है। बाकी कैसा लगा आपको सेशन बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर आप जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करिए। और दूसरी चीज, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके भी कोर्स के बारे में जानकारी फाइंड कर सकते हो। अगर आप ज्यादातर लाइव जुड़ोगे तो लाइव हमारे पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। वीडियो रिकॉर्डर देखोगे तो आप अपने क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। जैसे लाइव में जुड़ोगे तो आप मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो, भैया ये चीज हमारे समझ में नहीं आई, बताइए इसका मतलब क्या है। तो अगर लाइव जुड़ोगे तो ज्यादा फायदे हैं आपके, ठीक है। तो लाइव ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, लेट मत करिए, ठीक है, ताकि अपन कल से स्टार्ट करें तो कल से आप एक भी दिन गैप ना हो आपका, ओके। और आपके बराबर चलते रहें। ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल होगा, हर महीने के रूप में आप थोड़ी थोड़ी किस्तों में भी पे कर पाओगे। समझते हैं भैया आप लोग भी हमारी तरह की, मतलब उस स्थिति से गुजरे होंगे ना कि अभी स्टूडेंट टाइम पे, तो समझ रहे हैं अपन। ईएमआई का ऑप्शन रहेगा आपके पास, आप थोड़े थोड़े करके भी पे कर पाओगे, ठीक है। ऐसे करके ये रहेगा। बस ये कि इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है, सोचना आपको है, ठीक है। और देखो दोस्त, मैं एक बात बताऊं, जिंदगी में ना जब भी आपको कभी ऊपर उठना हो, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ या मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब उसने खुद पे काम नहीं किया, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी ऊपरी वाली चीजों की। हम लोग अच्छी सी घड़ी ले लेते हैं, अच्छा सा 15-20 हजार का फोन ले लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, इन सब चीजों पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन चीजों से अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, जो आगे चल के आपको पैसे कमा के देगा। आपने अगर कोई मोबाइल लिया है, अगर उसका आप सही यूज नहीं करो तो आपके पैसे फंस गए उसमें, आपको कमा के नहीं दे रहा है आपको मोबाइल, और आपका टाइम खा रहा है वो। अगर आपने कोई मतलब कुछ और चीजें ली तो आपके पैसे फंस गए। लेकिन जो ये टाइम है ना, इसमें मैक्सिमम चीजें ना, यहाँ नहीं, कोई भी कोर्स है, इस टाइम पे आप मैक्सिमम चीजें अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, अपने दिमाग को, अपने नॉलेज को गेन करने के लिए। जैसे जो लोग इनका जिसका, जैसे अभी आप अगर यूट्यूब वगैरह पे देखते हो तो बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए कितना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये सीखने के लिए, जिनका भी टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अगर अभी आप एजुकेशन के टाइम पर हो तो आप सही इन्वेस्टमेंट आपके लिए ये है कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें आप माहिर बनो, उसको आप सीखो, ताकि, और वैसे भी ये इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट है। आगे चल के तो आपको करना ही है, क्योंकि भाई तैयारी तो करोगे ही, है ना, एग्जाम की। सभी के अंदर एक सपना होता है ना यार, मेरी भी गवर्नमेंट जॉब हो, है ना, थोड़ा सा, है ना, सैलरी अच्छी सी है। तो ये तो सभी के सपने होते हैं, तो ये तो बाद में करनी है आपको। बस ये कि अगर टाइम के साथ तैयारी, दोस्तों, टाइम के साथ तैयारी करोगे तभी है। आज की डेट में ना कंपटीशन इतना बढ़ चुका है ना कि आपको केवल भागना नहीं है, आपको तेज भागना है, ठीक है। आपको हर मिनट की अपनी वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि जहां आप, ऐसा मानिए कि इस तरीके से आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि जब अगर मैं पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, तो मेरे कंप्यूटर पढ़ रहा होगा और वो 2 साल पहले से तैयारी कर रहा है, समझिए बात को। तो आपके साथ मिलेगा तो आपको रैंक के बाहर निकल, आगे निकल जाएगा। तो मेरे दोस्त, आपको ना तेज भागना है आज की डेट में, अगर सक्सेसफुल होना है तो। तेज मतलब बहुत तेज भागना है, और सही स्ट्रेटजी के साथ भागना है, ठीक है, एकदम जान लगा करके। जैसे बोलते हैं ना कि यार भैया आप तो भेड़ चाल में भगा रहे हो, तो मेरे दोस्त मत भागो ना यार, है ना। अगर नहीं आना चाहते हो कंपटीशन के दौर में, इस कंपटीशन की फील्ड में, तो फिर कुछ और ही कर लो। ऐसे आधे अधूरे मन से आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप भेड़ चाल में आ गए हो तो फिर तेज भागना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको आगे निकलना है तो। ये एक रेस ही है, बोलते हैं ना, रेस में भागने से कोई मतलब नहीं, रेस ही है मेरे दोस्त। अगर आपको भागना है, रेस में जीतना है, तेज भागना पड़ेगा।
और अगर रेस में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते तो फिर पूरी तरह से निकल जाओ, है कि नहीं? फिर आप कोई और ही फील्ड चूज कर लो। तो अगर आ गए हो इस फील्ड में ना और जुड़ गए हो ना, तो जी जान लगा के एक बार मेहनत कर लो इसमें, ठीक है? और जो एक आपका नॉलेज है ना, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा एक बार। आप एक बार बैठने की आदत तो डालो। और जिस टाइम पे आप अभी ना 4th सेमेस्टर पे 6th सेमेस्टर पे हो, इस टाइम पे अगर आप ये चीजें आज बैठ करके लेक्चर सुन रहे हो, जिसका मतलब ये समझिए कि आप लोग काफी ज्यादा सिंसियर हो चुके हो, टाइम से पहले सिंसियर हो चुके हो। बहुत सारे लड़कों को अभी तक कुछ जानकारी नहीं होती है। अगर आप ये टाइम अभी ये चीजें सीख रहे हो, तो मतलब आप लाइफ को लेकर अपने सिंसियर तो हो, है ना? बस ये है कि खुद पे अब काम करना है आपको और स्टार्ट कर देनी प्रिपरेशन, ठीक है? और ये टाइम ने बर्डन पड़ेगा नहीं कुछ आपके ऊपर, बस लग जाओगे आप। चलो अभी 2 घंटे दिन के 3 घंटे पढ़ते थे, दिन के 4 घंटे और ऐड कर लो, 7 घंटे पढ़ रहे हो। बाकी के अभी क्लासेस लग नहीं रही, स्कूल नहीं लग रहा आपका, सॉरी कॉलेज लग नहीं रहा आपका, तो क्या बाकी के जो आपके पास 18 घंटे बचे उसमें करिए जल्दी जितना करना है। बस एक ही साथ में स्टडी चलती रहेगी, समझ रहे हो ना? तो बेस्ट टाइम है आपके पास, क्योंकि अभी 5 से 6 महीने जो भी है, इस बार तो एग्जाम आप कैसे ही ओपन बुक वगैरह लेंगे, ठीक है? क्योंकि 12वीं का भरोसा नहीं तो आपके क्या ही लेंगे एग्जाम। और इसके बाद भी कॉलेज का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि थर्ड स्टेज कोरोना का आने वाला है। तो कुछ लोग बोलते हैं यार घर में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, अभी देखो नॉर्मल होने दो। अभी कल रेलवे की एक वैकेंसी नोटिफिकेशन आया ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेकर। अब जो लोग ये सोच रहे थे कभी नहीं आएगा, जो लोग तैयारी कर रहे थे देखना भी फोड़ देंगे, एग्जाम होने वाला है ना? जो लोग तैयारी कर रहे हो फोड़ देंगे। लेकिन जो लोग अब ये सोच रहे हैं कि यार वैकेंसी नहीं आएगी, जब वैकेंसी आ जाएगी तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो मेरे दोस्त ऐसे कितने सारे लोग हैं ना। वैकेंसी तो इतनी सी आती है और पढ़ने वाले लोग इतने से हैं जो कि बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। तो तुम उनके सामने जाकर टिकोगे कैसे अगर तुम पहले से तैयारी नहीं कर रहे हो? तो आप बस ये सोचो कि मेरे को तैयारी आज से करनी है, वैकेंसी जब भी आए मैं बस फोड़ दूंगा, है ना? समझ रहे हो ना? बस यही स्ट्रेटजी बना के रखो, तभी कल्याण है दोस्तों। अदरवाइज तो फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हमको जी जान लगानी पड़ेगी अपनी, ठीक है? जितनी है उतनी लगाओ, नहीं है तो खाओ पियो बनाओ फिर लगाओ, ठीक है? पर अगर इस कंपटीशन के दौर में आ गए हो तो जान लगाओ और लेके जाओ कुछ ना कुछ अपने लिए, ठीक है? कैसा लगा आप लोग क्वेश्चन बता सकते हो अपने रिव्यू, कोई और डाउट हो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं अखिल? और किसी को कोई, मोहम्मद जी आपको कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, सब कुछ समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? चलिए बढ़िया है, करिए सेशन ज्वाइन फिर, है ना? और करते हैं मैं तब जी जान लगा के, ठीक है? कर रहे हो, कितने लोग कर रहे हो सेशन ज्वाइन? अच्छा, और भाई? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बाकी बात करते हैं अपन। कल से, कल शाम से फिर तैयार रहेगा। आज आपके लिए टाइम इसलिए दे रहे हैं कि आज अपने कॉपी, पेन, अपने नोट्स, ये सब आप एकदम प्रिपेयर करिए। अभी अगर नहीं बना पा रहे तो एटलीस्ट 2 कॉपियाँ रखिए अपने पास और एक नॉन टेक की रखिए, क्योंकि 3 क्लासेस चलेंगी, 2 तो टेक की चलेंगी और एक नॉन टेक की चलेगी। तो 3 क्लासेस तो पर डे चलेंगी, तो ये 3 क्लासेस के लिए अपने पास कम से कम 3 तो नोट्स रखिए आप, ठीक है? ये 3 अपने पास नोट्स रखिए ताकि आप अलग अलग उनको लिख पाओ। 2 कलर की कम से कम पेन रखिए, ब्लैक ब्लू, ठीक है? और कोई भी कलर रख सकते हो, बढ़िया थोड़ा सा डिजाइन बना के लिखना। देखिए आप जितना अच्छा इंटरेस्टिंग अपने नोट्स बनाओगे उतना अच्छा आपको पढ़ने में मन लगेगा। और बोलते हैं दूसरे के नोट्स में वो आनंद नहीं है दोस्त, जब आप खुद की भावनाएं अपने हाथों से उसमें लिखते हो ना, मेहनत करके लिखते हो तो उसको पढ़ने में मजा आता है। कसम से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो एक बार इसमें करिए मेहनत, फिर जब आप एक बार बैठने की आपकी आदत लग जाएगी ना, मतलब आदत, किसी आदत को लगाने में 15 से 20 दिन लगते हैं, जब 15 से 20 दिन आप 5 से 6 घंटे 7 घंटे बैठ के पढ़ने लग जाओगे ना, और ये इस टाइम पे आदत डेवलप कर लोगे ना, छोड़ दोगे फाइनल ईयर तक जाते टाइम, है ना? आदत है, हम लोग की हैबिट बनानी इंपॉर्टेंट है। और लाइव क्लास में हैबिट बन जाती है बहुत अच्छे से। अभी आपके देखो 1.5 घंटे क्लास हो चुकी है, कितने लोग जुड़े थे लास्ट तक जुड़े हुए हैं, है ना? तो इंटरेस्टिंग क्लास तो है कि नहीं? और ऐसे ही करके 2 घंटे की इंटरेस्टिंग क्लास में लूंगा ही, है ना? तो और कॉन्सेप्ट भी साथ में शानदार होंगे, तो ये क्लासेस हमारी चलती रहेंगी, ठीक है? इस तरीके से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। हमारे साथ अभी एक और सर जुड़ेंगे जो आपको नॉन टेक पढ़ाएंगे और कुछ टेक के भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है? पूरे सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ और सब्जेक्ट टीचर भी जुड़ेंगे आपके साथ, जो कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करने में सहायता करेंगे, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच, ठीक है? और जो लोग, ओके, जो लोग वीडियो यहाँ नहीं देखी हो जाके, ओके ओके। सोम साइड क्लास आज ना हो पाएगी दोस्त, क्योंकि टाइम हो चुका है आज, ठीक है? कितने बज गए अभी टाइम? हाँ 9:30 हो चुके हैं, स्टील की क्लास का टाइम हो गया है, तो आज नहीं हो पाएगी। आज हाँ देखते हैं, 5 बजे को मैं नोटिस बोर्ड में डाल दूंगा नोटिफिकेशन, अगर चला सही शॉर्ट मिनट तो आ जाएंगे, कर लेंगे सोम साल की क्लास, ठीक है? ओके, फिलहाल आज ये देखिए और जा करके सबसे पहले अभी आप क्या काम करिए, जो ये है पीडीएफ डाउनलोड करके, हाँ नोट्स की तैयारी करिए। और दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढिए, लिंक जो आपका 10 पॉइंट में मिल जाएगा जस्ट इस वीडियो के नीचे, ठीक है? वहां जाकर ज्वाइन हुई, प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढिए। और सर ये दिमाग लगाइए कि भैया कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ना है ना? खुद का भी दिमाग जरूरी है ना भाई। हम तो आपको बस एक गाइडेंस बता सकते हैं दोस्त, चलना तो आप ही को है। क्या बोलते हैं, द्रोण, द्रोण ने सिर्फ शिक्षा दी थी, निशाना अर्जुन नहीं लगाया था।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।